चलिए शुरू करते हैं आपका हिस्ट्री का अध्याय 1 पाषाण काल। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये सारे आज पढ़ेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब होना चाहिए और कुछ नहीं, मैं सिर्फ कंटेंट देता रहूँगा और आपका रिजल्ट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नई अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। अध्याय 5 तक, 5 से 6 अध्याय तक आपका ज्योग्राफी का हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। और भी अध्याय बचे हुए हैं जो कि मैं करवा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 एक तरफ, सूची 2 एक तरफ है। आपको इसमें देखना है कि पूरा पाषाण काल कौन है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है, नव पाषाण काल का, उत्तर पाषाण काल का। इसमें नीचे आपको ये बताया हुआ है कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो चलिए इसका हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, पूरा पाषाण काल अगर आपको पता है तो सब धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल मतलब बहुत पहले की बात होगी। तो पहले की मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से लेके आपको 9000 ईसा पूर्व होगा। तो जिसमें 1 और 2 होगा वो सही होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। तो देखिए, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये बी जो है आपका नहीं होगा, ये आप जान गए। ठीक है, डी भी आपका है। अब बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल क्या होगा। तो पूरा पाषाण काल का 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व कर दिए, तो मध्य पाषाण काल का भी आपका जो है 9000 के बाद चालू हो जाएगा। तो 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक, तो उसके बाद 3 होगा। तो यही तो आंसर आपका दिख रहा है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद देखिए नव पाषाण काल का क्या होगा। तो 6000 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व होगा। अब बचा क्या, उत्तर पाषाण काल। तो 2000 के बाद क्या आएगा, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल आएगा। तो जैसे ही उत्तर पाषाण काल आएगा तो 2000 ईसा पूर्व से लेके प्रथम शताब्दी, इतना जान लीजिए। अब चलिए इसके बारे में डिटेल खुद ये बुक देगा। चलिए आपको क्लियर भी कर देंगे जो दिक्कत होगी इस पर। 1 लाइनर रिमाइंडर बुक देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे, बस इतना ही अंतर है। देखिए, पाषाण युग को हम कहते हैं स्टोन एज। पाषाण युग को स्टोन एज, स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होता है क्या, पत्थर का, इसलिए स्टोन एज कहा जाता है। तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास के प्रारंभ होकर कांसा युग तक विस्तृत है। मतलब सोचिए, पाषाण युग, स्टोन एज जो है, इतिहास काल जो है, जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांसा युग तक विस्तृत है। चर्चा इसमें है। चलिए ये तो जान गए। इसके चरणों में याद रखिए, चरणों मतलब देख लीजिए कितने चरण में आएंगे। तो जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण काल कहते हैं, आगे पढ़ेंगे कि लघु पाषाण क्यों कहते हैं इसको। नव पाषाण युग, और एक आता है चौथे नंबर पे उत्तर पाषाण काल। तो देखिए 3 ही होते हैं, जैसे पूरा पाषाण 1 हो गया, मध्य पाषाण 2 हो गए, नव पाषाण युग 3 हो गए और उत्तर पाषाण काल 4 हो गए, जिसमें से हम ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लेकिन चौथा है उत्तर पाषाण काल, क्योंकि नव पाषाण से ही कट के ये उत्तर पाषाण काल बनेगा। तो ये तो हम जान गए। लेकिन अब चलिए, इन लोग का डेट थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं रहता है। डेट कभी कभी कुछ कुछ अलग होंगे, कुछ कुछ सही होंगे। जैसे देखिए, पूरा पाषाण काल का अगर डेट देखा जाए तो पूरा पाषाण काल का डेट है 6 लाख ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन हम ऊपर क्या लगाए, 20 लाख ईसा पूर्व। तो वो दिक्कत नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, लाख ईसा पूर्व होना चाहिए। 6 लाख हो, 7 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, कुछ मतलब नहीं है, लाख होना चाहिए। तो पूरा पाषाण काल का 6 लाख ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व होगा। ये क्लियर हो गए। मध्य पाषाण काल का भी देख रहे थे, मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल कहते हैं। जिसे लघु पाषाण इसलिए कहते हैं, सुन लीजिए बता देते हैं, कि छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, इसलिए लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, लघु पाषाण हो या मध्य पाषाण काल का अगर डेट पूछे तो 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक बता दीजिएगा। अब 4000 ईसा पूर्व तो हम जान गए, लेकिन नव पाषाण युग का बात करते हैं। तो देखिए, 9000 से 4000 ईसा पूर्व तो मध्य पाषाण काल है, उसी समय नव पाषाण काल धीरे धीरे तो परिवर्तन होता है ना। तो 6 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के लमसम में नव पाषाण काल युग रहा था। ठीक है, उसका काल रहा था। उसके बाद उत्तर पाषाण काल जैसे ही आएगा, तो उत्तर पाषाण काल का जैसे ही आए तो 2000 ईसा पूर्व तो होंगे। 2000 ईसा पूर्व से लेके प्रथम शताब्दी मतलब 1 ईसा से लेके 100 ईसा तक की अंतिम ईयर्स को कब
अंतिम ईयर को बोला जाता है प्रथम शताब्दी। मतलब 1 ईसा से लेके 100 ईसा की बात करेगा, उसके अंतिम समय को ही बोला जाता है प्रथम शताब्दी। समझ गए? इसलिए वहाँ पे 1 ईसा से 100 ईसा बोल के ना बोलने की जगह पे प्रथम शताब्दी डाल दिया है। दूसरा प्रश्न है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है? प्रारंभिक काल को ही प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो प्रारंभिक काल बोल दें या आरंभिक काल बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आरंभिक काल लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत ही है तो प्रारंभिक है। उसी काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, अब इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे, है ना, महापाषाण काल। ये जो है आपका नहीं आता है इन 3 भागों में, क्योंकि पुरापाषाण काल आता है, मध्यपाषाण आता है, नवपाषाण काल आता है, लेकिन आपका महापाषाण काल नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? चलिए आगे जानकारी लेते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा गया है। लेकिन महापाषाण काल को याद किए, महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए बता देते हैं। महापाषाण काल को आगे इंग्लिश में कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। ठीक है, महापाषाण काल को मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। मेगालिथिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में, मतलब साउथ इंडिया तरफ चले जाइए तो दक्षिण भारत में क्या हुआ कि विशाल शिलाओं से निर्मित एक समाधि से संबंधित है। तो समाधि से संबंधित है, विशाल शिलाओं का जो है एक निर्मित हुआ, विशाल शिला निर्मित हुआ, और जो निर्मित हुआ वो समाधियों से संबंधित है। जो निर्मित हुआ वो समाधि था, और वो समाधि से संबंधित को ही हम महापाषाण काल कहते हैं। इसलिए ये 3 भागों में नहीं आता है। इतिहासकारों मतलब जो इतिहासकार है, इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण किया था, समय बताया था, डेट बताया था 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बताया था। अब देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं महापाषाण का जो निर्धारण किया गया था 1000 ईसा पूर्व से लेके प्रथम शताब्दी, तो प्रथम शताब्दी को मैं बता देता हूँ। ये जो प्रथम शताब्दी होते हैं 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी के अंतिम वर्ष का जो है उसी को बोला जाता है प्रथम शताब्दी। समझ गए? तो 1000 ईसा पूर्व से लेके प्रथम शताब्दी के मध्य जो किया गया था उसी को कहा गया था महापाषाण काल। ये दक्षिण भारत में, मतलब साउथ इंडिया में एक विशाल जो है शिलाओं से निर्मित एक समाधि है, उसी से संबंधित बात करता है, और उसी से संबंधित बातों को हम महापाषाण कहते हैं या मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गए? और इसका अगर डेट पूछते हैं महापाषाण काल का तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन तो हो चुके, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित पर विचार करने के लिए हमको 3 ऑप्शन और देखने होंगे। जैसे पूरापाषाण काल, तो पूरापाषाण काल को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज कहते हैं। लिथिक कहेंगे, पैलियो मतलब पुराना, पैलियोलिथिक। अब चलिए 2 और देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। लेकिन सवाल क्या था, अब देख लीजिए, बता देते हैं। सवाल क्या था? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मैंने विचार कर लिया, विचार किया, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इसका समझिएगा क्या कहना चाह रहा था कि उपरोक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ मतलब लघुपाषाण कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो आगे तो एक क्वेश्चन समझ जाइए कि लघुपाषाण किसे कहा जाता है? माइक्रोलिथ को। माइक्रोलिथ का ही नाम है लघुपाषाण। लघुपाषाण किस समय का डेट माना जाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर ऊपर देख रहे हैं 2, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जो ऑप्शन दिख रहे हैं वही आंसर होगा मध्यपाषाण काल का, जो कि केवल 2 होगा, क्योंकि लघुपाषाण मध्यपाषाण काल को ही कहा जाता है, क्योंकि उस समय छोटे छोटे औजार बनते थे, उसी को माइक्रोलिथिक कहिए या लघुपाषाण कहे जाते थे। अब इस पर चलिए डिटेल की बातें करते हैं।
चलिए तो इस पे जानकारी थोड़े डिटेल के साथ लेते हैं, थोड़े स्थिर से, आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए मध्यपाषाण काल को याद रखिएगा, मध्यपाषाण जो काल है उसका अगर डेट जरूर पूछेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी। तो 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहेंगे? मध्यपाषाण काल। जो कि मैंने बोला ही कि मध्यपाषाण काल का डेट क्या है? 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व, जो कि ऊपर पढ़ चुके थे। अब देखिए मध्यपाषाण काल को इंग्लिश में कहा जाता है मेसोलिथिक एज। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज। तो ये हो सकता है मध्यपाषाण की जगह पे मेसोलिथिक एज दे दे, जैसे लघुपाषाण का माइक्रोलिथिक दे देता है, तो उसी तरह दे सकता है। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है। अब इस काल मतलब मध्यपाषाण काल मतलब मेसोलिथिक काल की बात कर रहा है, याद रखिएगा, मेसोलिथिक एज की बात कर रहा है। तो इस काल के पाषाण मतलब पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। बहुत छोटे होते थे। क्या होते थे? बहुत छोटे होते थे। किस काल का? जो मध्यपाषाण काल जो देख रहे हैं, उस काल का जो औजार होता था, पाषाण का औजार, वो बहुत छोटे होते थे। पाषाण मतलब पत्थर के। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। देखिए बहुत छोटे औजार होते थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता था, या माइक्रोलिथ को जगह पे लघु पाषाण कहा ही दीजिए, क्योंकि माइक्रोलिथ मतलब होता है हिंदी में लघु पाषाण। बस इतना ध्यान दीजिएगा, लघु माने छोटा और माइक्रो माने भी छोटा, सूक्ष्म, है ना। तो माइक्रोलिथ कहे जाते थे, क्योंकि मध्यपाषाण को इसलिए माइक्रोलिथ कहते थे क्योंकि बहुत छोटे औजार होते थे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रायः इन औजारों में, मतलब जो आप छोटे छोटे औजार देख रहे हैं मध्यपाषाण काल में, जो पाषाण के औजार होते थे, पत्थर के औजार, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मतलब हैंडल जो कि बनाए जाते हैं पकड़ने के लिए, हैंडल लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अब सोचिए, मतलब जो औजार बना था पाषाण का, आप देख रहे हैं, तो आप एक चीज जान लीजिए कि हड्डी का लगाया जाता था, या लकड़ी के मुट्ठे जो पकड़ने के लिए हैंडल होते थे उसे लगाए जाते थे। और जो लगाए जाते थे लकड़ी के मुट्ठे या हड्डी, किस में लगाए जाते थे? कौन से औजार में? तो हंसिया और आरी में लगाए जाते थे। तो ये औजार मिलते थे किस काल में? तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, याद रखिएगा। और इसी मध्यपाषाण काल को किस और नाम से जानते हैं? तो माइक्रोलिथ के नाम से, मतलब लघुपाषाण काल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब जो हंसिया और आरी जो औजार बने, क्यों बने? कुछ तो होगा, मतलब तो कुछ होगा। तो हाँ, मतलब है आखेट के लिए। इस समय मनुष्य जो करते थे, क्या करते थे? आखेट करने के लिए। तो मनुष्य जो करते थे आखेट मतलब शिकार करने के लिए, मार के खाने के लिए सिर्फ आखेट होते थे, याद रखिएगा। एवं पशुपालक ये हंसिया आरी का इस्तेमाल जो है आखेट के लिए होता था, शिकार करने के लिए, अपने बचाव के लिए भी करते थे। और उस समय जो ये मध्यपाषाण काल का जो समय था, उस समय पशुपालक भी बन गए थे मध्यपाषाण के लोग। ठीक है, मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम, अब देखिए इस पे थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि भाई ये पूछता है कि आखेट करने के लिए जो औजार बनाते थे या पशुपालक जो बन गए थे मध्यपाषाण काल के लोग, ये मध्यपाषाण की जानकारी कौन दिया? कोई तो होगा, बताया होगा कि मध्यपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इस तरह का कोई तो बताया। तो हाँ, बताए हैं। तो मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 मतलब 1867 में कौन दिए थे? C.L. क्या नाम है इनका? C.L. क्या नाम है? क्लाइव द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? क्लाइव द्वारा। कब दिया गया? 1867 में, मतलब 1867 में। किसकी जानकारी दी गई? क्लाइव द्वारा। तो मध्यपाषाण काल की जानकारी दी गई। ठीक है, मध्यपाषाण काल की जानकारी जो दी गई, अब ये जो है क्लाइव द्वारा जो दिया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित होगा? कहाँ दिए होंगे? कहीं तो खोजे होंगे। हाँ, खोजे श्रीलंका के क्षेत्र में। अब श्रीलंका क्षेत्र के कौन से जगह पे? तो हम बताएंगे सीहन पे। तो सीहन जो क्षेत्र था, जो कि श्रीलंका में पड़ता था, उस जगह ये उपकरण ही मिला था। इसलिए मध्यपाषाण काल को लघुपाषाण काल भी कहा जाता है। बस इतना ही जानकारी है।
ज़्यादा जानकारी आपको इसमें नहीं मिलेगा। बस इसमें सवाल क्या बनेगा कि कब खोजा गया मध्यपाषाण काल को, तो 1867 में। कौन खोजे, तो क्लाइव खोजे। कहाँ स्थान है जहाँ खोजा गया था सबसे पहले क्लाइव द्वारा, तो श्रीलंका के सिंहल क्षेत्र में खोजा गया था। और उस समय क्या हुआ था, लघु पाषाण मिला था, इसलिए मध्य जो पाषाण को हम लोग लघु पाषाण के रूप में जानते हैं। चलिए इस सवाल को देखिएगा, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सब गड़बड़ हुआ। ये तो आंसर आप देख लीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे सोचिए। सबसे पहले मानव जो है, मानव सदृश प्राणी, मानव जो है सदृश प्राणी जो प्रक मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था। देखिए मानव सदृश प्राणी जो है, मानव जो सदृश प्राणी है, जो प्रक मानव मतलब उस समय की बात हो रही है, प्रक मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, प्रजाति रूप से भिन्न नहीं था, ठीक है। जो सामान्यतः जाना जाता है, तो सामान्यतः जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए अगर होमी नीड है तो ये गलत हो गया, होमी और भी रहता तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भिन्न था। कैसे भिन्न था, यही सवाल पूछ रहा है। समानता कैसे जाना जाता है, तो हम जानते इसलिए हैं क्योंकि इसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। तो प्राक मानव का जो है प्रजाति भिन्न रूप, मतलब प्रजाति जो है रूप से भिन्न था, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। मतलब विकसित मानव जाति, मतलब विकसित जो मानव जाति हो रहे थे, डेवलप जो हो रहे थे मानव जाति का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब जानकारी भी मिलते हैं, उससे पता भी किया जाता है, तो आविर्भाव हुआ। इसे हम पता है दो रूप में कह सकते हैं। किस रूप में, दो रूप में हम बता सकते हैं, जैसे कि या हम इसे पिथेकैंथ्रोपस बोलेंगे या होमो इरेक्टस कहते हैं, कि पिथेकैंथ्रोपस और होमो इरेक्टस जो थे वो क्यों कहा जाता था मानव जाति को, क्यों इससे संबंधित है, क्योंकि उस समय जो है आप याद रखिएगा सीधे चलने वाले मानव थे, सीधे कपिल चलने वाले मानव थे, इसलिए उन्हें पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहे जाते थे। और ये जो होमो इरेक्टस देख रहे हैं और पिथेकैंथ्रोपस देख रहे हैं, ये मानव जाति की एक पहचान कहिए, इसी की प्रजाति कहिए जो कि है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न को आगे ध्यान में रखेंगे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, बताएंगे। तो भीमबेटका गुफाओं और शैल चित्र के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिए होंगे आप। तो गुफाओं और शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो चलिए भीमबेटका की जानकारी तो बनता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका को आज पढ़ लीजिए कि जीवन में भूलना मना हो जाएगा। आप सीटेट की तैयारी करते हो, एस्टेट की तैयारी करते हो, या कोई भी टीचर की तैयारी करते हो, या कोई भी रेलवे की तैयारी, भीमबेटका से सवाल तो पूछता ही है, यार रेलवे वाले क्यों ना कर रहा हूँ, तो रेलवे वाले भी कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, पढ़ना तो जरूरी है। चलिए इसे थोड़े फन करते हैं और मस्ती के साथ पढ़ते हैं। तो भीमबेटका की बात करते हैं। तो भीमबेटका जो है गुफाओं की प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। तो मतलब आगे तो एक सवाल बना क्या कि भीमबेटका जो है क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल के समय है, जिस समय बन रहा था उस काल को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। बस यही तो सवाल बनता है, ठीक है। आप ये जान के मान लिए मैंने। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, ये गुफाएं मतलब भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किमी दूर रायसेन जिले में स्थित है। अब रायसेन जिले में, तो रायसेन जिले को एक और नाम से जान सकते हैं अब्दुल्लागंज। तो हो सकता है रायसेन जिले के जगह पे अब्दुल्लागंज दे दे कि भोपाल से 45 किलो दूर कौन सा जिला है, तो अब्दुल्लागंज है। वहाँ क्या स्थित है, तो भीमबेटका स्थित है, ठीक है। लेकिन रायसेन जिला पूछ रहा है तो रायसेन जिला भी याद रखिएगा, अब्दुल्लागंज भी याद रखेंगे, कुछ भी दोनों नाम से होते हैं। अब भोपाल कहाँ है, एमपी में। तो भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, तो भोपाल से 45 किमी दूर जाइएगा ना तो एक जिला मिलेगा रायसेन जिला, वहाँ स्थित आपको भीमबेटका मिलेगा। चलिए ठीक है, ये जान गए।
अब भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज तो कोई किया होगा, तो भीमबेटका की खोज जो है हुआ था 1957 से 1950 ईस्वी में हुआ था। तो कब खोज की गई? 1957 से लेकर 58 में की गई थी। अब खोजने वाले का नाम भी तो होगा, तो भीमबेटका का खोज करने वाले का नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनंकर नाम है, ठीक है, वाकनंकर जी हैं। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनंकर द्वारा की गई है। कब? तो याद रखेंगे भीमबेटका की खोज जो की गई थी 1957 से 1958 में की गई थी। यही सवाल आपसे पूछ रहा था, ठीक है। श्रीधर जी द्वारा खोजा गया, वानकर द्वारा खोजा गया। गुफाओं में प्राकृतिक, अब गुफाओं में जो आप भीमबेटका गुफा जाइएगा तो उसमें लाल एवं सफ़ेद रंगों के जो वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? वन प्राणियों के शिकार, जो शिकार करते थे उसके चित्र बनाते थे। और चित्र कैसे बनाते थे? तो लाल और सफ़ेद रंगों के चित्र बनाते थे भीमबेटका में, गुफाओं में। उसके अलावा हाथी और बाघ का भी चित्र आपको वहाँ दिखने को मिलेगा। कहाँ? उकेरे गए हैं, चित्र उकेरे गए मतलब बनाए गए हैं। तो कहाँ? भीमबेटका के गुफाओं में। क्लियर हो गए? ठीक है। शिकार करते थे उसका भी चित्र बनाते थे, हाथी और बाघ का भी चित्र बनाते थे, और लाल और सफ़ेद रंग से बनाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब लगभग बात करते हैं तो लगभग 1 किमी चौड़ी तथा 150 मी ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं के लगभग 500 चित्र अंकित हैं। कितने चित्र अंकित हैं? 500 चित्र। अब सोचिए, मतलब भीमबेटका में याद रखिएगा कितने गुफाएं हैं? तो 754 गुफाएं हैं। अब आगे उसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखिए, तो लंबाई चौड़ाई तो नहीं है, चौड़ाई ऊंचाई है, तो 1 किमी चौड़ाई है, बस 1 ही किमी चौड़ाई है, और 150 मी ऊंची है। सोच लीजिए, ठीक है। और उसमें कितना है गुफाएं हैं? तो 754, मतलब 754 जो है गुफाएं हैं। और चित्र कितने हैं? तो 500 से अधिक चित्र जो है अंकित किया गया है। अनुमान लगा सकते हैं कि 500 चित्र अंकित हैं। अनुमान ज़्यादातर लगाइएगा, 500 के लमसम है, ठीक है, याद रखेंगे। अब तो जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कौन किया था? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने कब किया? जुलाई 2003 में। किसे किया? भीमबेटका को। क्लियर हो गए? विश्व धरोहर स्थल में घोषित हो गया था, ठीक है, ये भी क्लियर हो गए। अब छठा प्रश्न की बात करते हैं तो छठे प्रश्न देखिए कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो जैसे ही आपसे पूछे कि मानव कंकाल और कुत्ते के कंकाल मिले हैं तो वो ऑप्शन नंबर बी वुर्ज़होम लगा दीजिएगा। अब वुर्ज़होम है तो चलिए जानकारी इसकी लेते हैं। वुर्ज़होम एक क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। तो वुर्ज़होम क्या है? नवपाषाणिक स्थल। जैसे भीमबेटका जो था वो क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल के समय माना गया है, उस समय था। तो उसी तरह वुर्ज़होम जो है नवपाषाणिक स्थल माना जाता है। और ये कहाँ है? तो कश्मीर घाटी में है। कश्मीर घाटी के कौन से क्षेत्र में? तो श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। और श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। कितने हैं? श्रीनगर जाइएगा ना तो 6 मील आपको जाना पड़ेगा उत्तर पूर्व में, मतलब ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्थ और ईस्ट में जाना पड़ेगा, या याद रखिएगा। तो वुर्ज़होम, आगे सवाल कितने बनेंगे? तो वुर्ज़होम कहाँ है भाई? तो कश्मीर घाटी में। तो कश्मीर घाटी में कहाँ है? तो श्रीनगर में। श्रीनगर में कहाँ है? तो श्रीनगर में 6 मील जाइए, घूमते घूमते जाइए और उत्तर पूर्व में स्थित है आपको, ठीक है। और ये किस काल की बात करता है? किस समय की बात करता है? तो नवपाषाणिक काल का स्थित माना जाता है, मतलब उसी समय का स्थल माना जाता है वुर्ज़होम। चलिए ये क्लियर हो गए। अब देखिए, इस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछता है कि मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल किस वुर्ज़होम में मिला है। बात यही सवाल बनता है। आगे पूछेगा कि स्थानीय भाषा में वुर्ज़होम को, स्थानीय भाषा में जानते हैं वुर्ज़होम को क्या बोला जाता है? प्लेस ऑफ विर्च। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ विर्च बोला जाता है। प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है, ये जान गए। अब देखिए, बात करते हैं कि वुर्ज़होम की खोज तो कोई किया होगा, तो हाँ किए हैं। 1935 में खोज की गई है वुर्ज़होम की। कौन किए थे? तो पता है, डी टेरा और पीटरसन ने। तो डी टेरा और पीटरसन ने मिलकर 1935 में वुर्ज़होम की खोज की।
ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए गर्तावास, गर्तावास जिसे पिट बोलते हैं, गर्तावास इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, ये भी जान लीजिए, इससे अनुमान भी लगाया गया था। ठीक है, और ये याद रखिए गर्तावास पिच जो है, याद रखिए पिट बोलते हैं, सॉरी पिच बोलता हूँ, पिट इस स्थल की प्रमुख विशेषता थी, कहाँ की, बुर्जहोम की। और इसकी खोज कब हुई, 1935 में। कौन किए, तो डी टेरा और पीटरसन मिलकर किए थे। बुर्जहोम कहाँ है, तो कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी के कौन, मतलब कश्मीर घाटी में कहाँ, श्रीनगर में। और श्रीनगर से 6 मील दूर जाइए, उत्तर पूर्व में मिलेगा। बात खत्म, यही पूछता है। चलिए आगे, चलिए 7वां प्रश्न का जवाब देंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नवदा टोली का उत्खनन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, एच डी, याद रखिए एच डी शांकलिया ने किए थे। कौन किए थे, एच डी शांकलिया ने किए थे। तो ये सवाल पूछता है कि नवदा टोली का उत्खनन की बात करेगा तो कौन किए थे, तो एच डी शांकलिया किए थे। ठीक है, आगे चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं और फन के साथ लेते हैं। कोशिश करता हूं कि आप समझिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए नवदा टोली की बात करें तो नवदा टोली जो है इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। और दूरी पर स्थित है तो मालवा संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, मालवा संस्कृति से संबंधित है। तो जैसे ही नवदा टोली की बात आएगा तो नवदा टोली जो था इंदौर में है, इंदौर में है। नवदा टोली कहाँ है, इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, पड़ता ही है। तो नवदा टोली जो है आपको इंदौर चाहिए, इंदौर से, इंदौर तो गए, इंदौर से आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। दक्षिण की ओर कितना जाना पड़ेगा, 60 मील जाना पड़ेगा। और 60 मील की दूरी जब पहुंचिएगा, जब वहां पे जाके स्थित होइएगा तो वहां पे क्या है, किससे संबंधित संस्कृति है, तो मालवा संस्कृति से संबंधित है। तो मालवा संस्कृति से संबंधित है। अब सोचिए, आप नवदा टोली जाइए, नवदा टोली जाने से पहले हमको इंदौर जाना पड़ेगा, इंदौर के दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, दक्षिण की ओर जाके 60 मील की दूरी पर स्थित है नवदा टोली। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचेंगे तो हम जानेंगे भाई किससे संबंधित है, तो मालवा संस्कृति से संबंधित है। चलिए ये भी जान गए। अब मालवा संस्कृति से संबंधित है तो डेट तो होगा, डेट होगा ना, तो हाँ डेट है, तो डेट है 1700 से लेके 1200 ईसा पूर्व की बात करता है। तो नवदा टोली का अगर समय पूछे तो हम बताएंगे 1700 से 1200 ईसा पूर्व बता देंगे। अब इससे जो 12 जो आप पढ़ रहे हैं 1700 से 1200 ईसा पूर्व, उस समय ताम्रपाषाण कालिक स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, ताम्रपाषाणी काल। जैसे आप 2 पढ़े, भीमबेटका पढ़ लिए, भीमबेटका को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है, बुर्जहोम को नवपाषाणी स्थल में रखा गया है, तो उसी तरह नवदा टोली को रखा गया है ताम्रपाषाणी स्थल में। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर है तो कमेंट जरूर करेंगे। अब जैसे कि सारे भीमबेटका और बुर्जहोम की अगर हम बात करते हैं उत्खनन की, खोजकर्ता की, तो चलिए उसी तरह नवदा टोली की बात करते हैं। तो नवदा टोली की अगर बात करें तो इसका उत्खनन जो है मतलब नवदा टोली का उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज मतलब पूना के शोधकर्ता, दक्कन कॉलेज के जो है पूना के शोधकर्ता थे, जिनका नाम एच डी शांकलिया था, उनके द्वारा किया गया था। तो आपसे ये पूछता है कि नवदा टोली का जो उत्खनन हुआ था वो कौन किए थे, तो एच डी शांकलिया के थे। अब एच डी शांकलिया कौन थे, तो याद रखिए दक्कन कॉलेज मतलब जो पूना में पड़ता है, वहाँ के ये प्रोफेसर थे, समझ के, वहाँ के शोधकर्ता थे, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसकी खोज किए, तो नवदा टोली का खोज किए। कौन किए, एच डी शांकलिया, यही है ना। अब देखिए नवदा टोली की बात करें तो यहाँ से नवदा टोली से यहाँ से मुख्य फसलें गेहूं, अलसी और मसूर, ये जो गेहूं, अलसी और मसूर के जो हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, नवदा टोली से हुए, ये तो जान गए। तथा यहाँ के निवासी जो हैं आयताकार और वर्गाकार झोपड़ी में रहते थे। अब आपसे ये भी पूछेगा कि आप बताइए कि नवदा टोली का जो लोग थे वो कैसे रहते थे, किस तरह के घर में रहते थे, तो आयताकार घर में रहते थे या वर्गाकार झोपड़ी बना कर रहते थे, तो आयताकार झोपड़ी रहते थे या वर्गाकार, ये दोनों में रहते थे। तो आप याद रखिएगा कि आयताकार बोल दे या वर्गाकार बोल दे, तो ये नवदा टोली के लोग रहने वाले थे। वहाँ का जो मुख्य फसल जो साक्ष्य मिला था फसल का, गेहूँ मिला था, अलसी और मसूर मिला था।
क्लियर। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आप देखिए। 8वां प्रश्न क्या बोलता है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। सोचिए, ताम्रपाषाण काल के समय की बात हो रही है। उस समय पता है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे, महाराष्ट्र जो अभी देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। तो बताइए, 8वां प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। और ये सवाल पूछा हुआ है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर मुंह करके, मतलब जो है करके दफनाते थे, नॉर्थ और साउथ की ओर दफनाते थे। ठीक है, समझ गए, नॉर्थ और साउथ की ओर ऐसे करके दफनाया जाता था। इस पर जानकारी भी ले लेते हैं भाई कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों मतलब जो मर जाते थे, घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में करके, जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में, मतलब नॉर्थ और साउथ में करके इन्हें दफना देते थे। लेकिन दफना तो देते थे, और ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया है ये भी तो जरूरी है। दफनाना तो ऐसा ताम्रपाषाण से कोई संबंधित तो नहीं बात लगता, लेकिन है कैसे, तो देखिए, जब दफनाने की बात होती थी, जब दफनाया जाता था उत्तर दक्षिण दिशा में, तो इनके कब्रों में, मतलब इनकी कब्र पे जो मरते थे, जहाँ पे गाड़ा जाता था रूम में नीचे कब्र खन के, तो कब्रों में मिट्टी के मटके मतलब हांडी कहिए, मटके कहिए, हांडी कहिए, जो कह सकते हैं, और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। मतलब तांबे का कुछ सामान जो होता था, या कुछ वस्तु जो होते थे, या पैर में जो पहनते थे, गले में जो पहनते थे, या नाक कान जो भी पहनते थे, वो तांबे के जो पहनते थे वो रख दिया जाता था। ठीक है, तो कुछ रख दिए जाते थे। ये तो क्लियर हो गए महाराष्ट्र का। लेकिन और भी जगह पे ये साक्ष्य मिला है, तो कैसे मिला है चलिए जानकारी लेते हैं। तो जैसे अहमदनगर के जौरवे एवं दैमाबाद, तो जौरवे दैमाबाद, पुणे जिले में कौन कौन जगह पे, सोनगांव, इनामगांव और चंदोली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समझ गए, मतलब अहमदनगर के जौरवे एवं दैमाबाद, आपको यहाँ जौरवे और दैमाबाद जाइएगा ना तो इसके साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है, पुणे के जिले में कौन कौन जिले में, सोनगांव, इनामगांव और चंदोली, ये जो 3 जगह हैं, पुणे के जिला जो 3 जिला है, उस जिले में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं, इस सभी क्षेत्र को जौरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जौरवे संस्कृति की बात की है, तो जौरवे संस्कृति का काल तो बताइए। तो इस काल जो है, काल माना गया है 1400 से 700 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? 1400 से 700 ईसा पूर्व माना गया है जौरवे संस्कृति, और इसके अंतर्गत ही आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। किसे चाल्कोलिथिक, अब सोचिए, इतना पढ़ लिए लिथिक, अब चाल्कोलिथिक भी है। चलिए पढ़ते हैं। तो चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चाल्कोलिथिक जो है किसे कहा जाता है बता सकते हैं? तो हाँ कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल को कहेंगे, ताम्रपाषाण युग या तांबा युग। अब सोचिए, ताम्रपाषाण को ही तो तांबा युग कहते हैं। अब देखिए, ताम्रपाषाण युग हो और तांबा युग जो है नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। मतलब नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होगा कौन? ताम्रपाषाण युग या तांबा युग जो कहते हैं। ठीक है, ये हम जान गए कि हाँ भाई नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांश पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। अब लीजिए, पत्थर और तांबे का उपकरण तो करते ही थे, तभी तो ताम्रपाषाण युग कहलाया। पत्थर तो होता ही था, पत्थर तो पाषाण काल से ही चलते आ रहा है, तो वो थोड़ी हट जाएगा, वो भी रहेगा, लेकिन ताम्रपाषाण भी रहेगा। जैसे अभी सोचिए, अभी भी आप सोचिए कि आदिवासी लोग हैं, तीर धनुष का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी भी गोली बंदूक नहीं चल रहा है, गोली बंदूक भी चल रहा है। लड़ाई धड़ाई नहीं हो रहा है, हो ही रहा है। तलवार की इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। तो पुराना जो है चलते आ रहा है, चेंज कोई नहीं हो रहा है, लेकिन नया जो जुड़ रहा है वो भी जुड़ रहा है। तो उसी तरह ये भी एक पत्थर तो था ही, लेकिन तांबा नया था तो तांबा रहेगा नहीं। ठीक है, उसका भी तांबा का भी उपकरण बनने लगा। चलिए, इसे चाल्कोलिथिक युग
एज भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम क्या है तो बताइएगा, चालकोलिथिक युग बताएंगे। क्या बताएंगे? चालकोलिथिक एज बता देंगे। किसे बोला जाता है? ताम्रपाषाण युग को। और किसे? तो तांबा युग को भी बोला जाता है। ताम्रपाषाण तांबा युग एक ही है, ठीक है, जिसे चालकोलिथिक बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोलिथिक को जो है, माइक्रोलिथिक को लघुपाषाण बोलते हैं, लघुपाषाण काल जो कि मध्यपाषाण से संबंधित है। उसी तरह यही तो है तांबा युग, है ना, जो कि चालकोलिथिक युग बोलते हैं। अब देखिए, ताम्रपाषाण युग की बात करें तो इस काल की प्रमुख संस्कृति जो थी वो मालवा संस्कृति थी, जो कि हम 8वें जो है क्वेश्चन में पढ़ चुके थे। मालवा से संबंधित तो होगा ही ना, ठीक है, हम जानेंगे मालवा संस्कृति से। मालवा संस्कृति तो थी ही, एक और था जो कि जौरवे संस्कृति से संबंधित था, जो कि आप समझ गए। तो देखिए, मालवा संस्कृति और आपका जौरवे संस्कृति, ये दोनों से संबंधित था आपका ताम्र युग। 10वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है कि गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो नामकरण हुआ था, तो आपको ये जो गौरिक जो देख रहे हैं, मृतभांड देख रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए, ब्रैकेट में लिखा हुआ CPO, ठीक है। आगे इस पर डिटेल हम बात करेंगे बाद में। तो इसका नामकरण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। गौरिक मृतभांड पात्र जो है उसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। एक जगह और हुआ था जो कि हम इस पर चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। सवाल कैसे बनेंगे आगे क्लियर करते हैं फन के साथ थोड़ा। गौरिक मृतभांड संस्कृति का ईयर्स अगर आपसे पूछे तो बताएंगे 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व बता देंगे। इसका नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। एक जगह और नामकरण हुआ है, तो कहाँ हुआ है? तो अंतरजी खेड़ा में। तो हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा आएगा तो हम बताएंगे गौरिक मृतभांड संस्कृति जो मृतभांड है उसका नामकरण हुआ था, ठीक है, क्लियर। अब ये जो आप हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा में जो नामकरण हुआ, ये वर्तमान में है कहाँ? तो याद रखिएगा, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ये भी सवाल आता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है तो जोधपुर में है, और जोधपुर में जो है गौरिक मृतभांड का सबसे मोटा जमाव देखने को मिला है, देखा गया है, ठीक है। कहाँ मिला है? जोधपुर में। जोधपुर में गौरिक मृतभांड का सबसे मोटा जमाव मिला है। अगर सीमा पूछेगा तो हरियाणा और राजस्थान की सीमा बता दीजिएगा। अगर स्थान पूछेगा तो जोधपुर बता दीजिएगा। जोधपुर के गौरिक मृतभांड का एक सबसे मोटा जमाव मिला है, ये भी है। यहाँ से मतलब कहाँ से? गौरिक मृतभांड से, ठीक है। काले व लाल मृतभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। मतलब हरियाणा और राजस्थान के सीमा पे जो मृतभांड मिले हैं, गौरिक मृतभांड मिले हैं, जो कि सबसे मोटा जमाव मिला है, वहाँ पे क्या हुआ कि काले व लाल मृतभांड का प्रयोग किया गया है। काले और लाल मृतभांड का प्रयोग किया गया है। उससे ये पता चलता है कि बस्तियों के लोग का अस्तित्व का पता चलता है कि यहाँ पे बस्ती बसा हुआ था, उसका पता चलता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। अब देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जो बलूचिस्तान चला गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। और VVI प्रश्न है, सीटेड वाले भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है। तो मेहरगढ़, तो बलूचिस्तान में चला गया है कौन? मेहरगढ़। बुर्ज होम तो आप जान ही गए हैं, कहाँ है भाई? तो आप जानते हैं कश्मीर में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए, इसका आंसर तो आप सी लगा दिए। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। कि मेहरगढ़ जो आप पढ़े कि वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और कौन सी नदी पे है? तो बेलन नदी के किनारे है, स्थित है। तो मेहरगढ़ तो आप जान गए, जो कि आपको बलूचिस्तान चला गया, बलूचिस्तान बोलते हैं, बलूचिस्तान बोला जाता है ऐसे, पाकिस्तान में है। और ये मेहरगढ़ की अगर बात करें तो नवपाषाण काल से लेकर पता है हड़प्पा काल तक की संस्कृति इतिहास का अवशेष मिलता है मेहरगढ़ से ही। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से ही। समझ गया? हड़प्पा काल का भी अवशेष मिलेगा आपको। नवपाषाण तो अलग बात है, हड़प्पा काल का भी मिलेगा। मेहरगढ़ से क्या हुआ है? मेहरगढ़ से कृषि कार्य के साथ साथ तांबे गलाए जाने का साक्ष्य मिला है। समझ गए? ये पूछता है VVI क्वेश्चन, कृषि कार्य कहाँ हुआ है? तो मेहरगढ़ से संबंधित है। तांबे गलाने का जो है साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ से है। लीजिए, तो ये हो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि
एशियंट हिस्ट्री का। इसके बाद आपको मेडिवल आएगा और इसी तरह पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसी बुक का आएगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता एक कांसा युगनी सभ्यता है। आगे तो ये ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांसा युग भी कहा जाता है। कांसा युगनी कहिए या कांसा युग कहिए, कांसा युग का काल कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। और सिंधु सभ्यता का डेट पूछने लगा है आजकल, तो याद करना जरूरी है। तो सिंधु सभ्यता का डेट अगर याद रखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक होगा, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। और सिंधु सभ्यता को कांसा युग भी कहा जाता है। आगे चले, आगे देखिए क्या सवाल बन सभ्यता है जो कि अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इस सिंधु सभ्यता को किस युग से कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक युग भी कहते हैं, इसी से संबंधित है। चलिए ये जान गए, आगे चलते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सिंधु सभ्यता तो है ही, सिंधु सभ्यता से जानते हैं। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, कौन सा युग है? तो याद रखिएगा अर्ध ऐतिहासिक युग बोल दीजिएगा। और कौन सा युग कहा जाता है? तो कांसा युग कहा जाता है। आगे चले, डेट अगर पूछे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बता देना है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता जो है मोसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। समकालीन कहने का मतलब कि उसी समय माना जाता है लगभग, कि या मिस्र की सभ्यता एक ही होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता है, उसी तरह मोसोपोटामिया मिस्र कहा जाता है। तो मोसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसी समय सिंधु सभ्यता को भी माना जाता है, उसी के समकालीन रखा गया है। आगे चलिए, अब देखिए इस युग में, कौन से युग में? सिंधु सभ्यता युग या हड़प्पा सभ्यता युग कहिए। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। किसका था? भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये कैसा लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव से आप उसे पढ़िए, समझिए क्या कहना चाहता है। तो भाव चित्रात्मक लिपि है। चलिए खत्म करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? दयाराम साहनी एकदम सही है भाई, 1921 की बात हो रही है। लोथल की बात करें तो लोथल का भी एस आर राव जी है, एस आर राव जी माने जाते हैं। असुरकोट दा की बात करें तो जेपी जोशी, ये सब सही है। लेकिन धौलावीरी का बात करें तो यही तो गलत है, क्योंकि बीके थापर नहीं थे। ठीक है, बीके थापर नहीं थे, इसके थे जगपति जोशी या आर एस बिस्ट थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ पे देखिए, ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए उत्खनित स्थल और संबंधित स्थल। तो हड़प्पा का खोज कौन किए? दयाराम साहनी किए। कब किए? 1921 में किए। लोथल का खोज कौन किए? तो एस आर राव जी। कौन? एस आर राव जी किए थे। ठीक है, राव जी किए थे। कब किए थे? 1955 में किए। आगे देखेंगे सुरकोटदा की बात करें तो ये जेपी, याद रखिएगा, जेपी जोशी जो है खोज किए थे। कब किए थे? तो 1964 में। अगर धौलावीरी की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले याद रख लीजिए 1967 में, मतलब 1967 की बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो धौलावीरी की खोज किए थे वो जगपति जोशी और आर एस बिस्ट मिलकर किए थे। दो का नाम आता है, जगपति जोशी और आर एस बिस्ट की जो है नाम आता है धौलावीरी का खोज के लिए 1967 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? वर्तमान में बहुत सारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का तो पाकिस्तान में स्थित हो गया है, बहुत कम ही है इंडिया में। ठीक है, अब कुछ अफगानिस्तान में है, आप जानते ही। लेकिन याद रखिएगा अभी वर्तमान में बताइए कौन सा जो है स्थित है, कौन सा ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान में है? ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हड़प्पा, ये जो है आपका जो है पाकिस्तान में। ऐसे तो देखा जाए तो आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तानी में पड़ता है ना। तो चलिए जानते हैं, क्वेश्चन सुनिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, याद रखिएगा पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान जो पीके है, वहां के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा मतलब सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सैंधव कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, उसका जो है हड़प्पा का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए
मोंटगोमरी पंजाब प्रांत के कौन सी जगह पे, जो कि मोंटगोमरी में स्थित है। ये भी सवाल पूछता है कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी में क्या स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां पे स्थित है, जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोरियस में स्थित है। कि हड़प्पा सभ्यता जो आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का हड़प्पा जो है स्थल जो है, वो बताइए किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर स्थित था। और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में, तो याद रखिएगा पंजाब प्रांत में पड़ता है या मोंटगोमरी जगह पे पड़ता है। ठीक है, अब इसकी खोज भी तो हुआ, तो हाँ होगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का जो है प्रारंभ की थी। मतलब 1921 में ये खोज शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे, दयाराम साहनी किए थे 1921 में। ये डेट जरूर ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई कब शुरू किए, तो 1921 में शुरू किए थे। और ये जो है श्रेय जाता है दयाराम साहनी को ही। स्टुअर्ट पिगगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर है, तो ये सवाल पूछेगा कि अर्ध औद्योगिक नगर कहकर हड़प्पा को किसने संबोधित किया या किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगगट का नाम आता है, यही गए थे। चौथे प्रश्न की बात करें तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर बी अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। बड़ी इमारत अन्नागार बताइएगा, स्नानागार नहीं, स्नानागार विशाल स्नानागार है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे, राखल दास बनर्जी जी किए थे, ये हम जानते हैं। राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। देखिए इनके निर्देशन में कराई गई या ये किए, इन्हीं का श्रेय जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, आप पलट के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, है ना। तो मृतकों के टीला के नाम से कौन जाने जाते हैं, मोहनजोदड़ो जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। अन्नागार मतलब जिसमें अन्न रखे जाते थे, जो कि चावल धान जो भी है जितने भी होते थे वो रखे जाते थे। हीलर के अनुसार, हीलर कहिए, हीलर के अनुसार यह इमारत जो है 45.71 मी लंबी तथा 22.86 मी चौड़ी है। सोचिए विशाल होने का तो कारण है ही। अब 45.71 मी, ठीक है, लंबी है, ठीक है, और 22.86 मी चौड़ी है कि नहीं, तो बड़ा हुआ। ये हीलर के द्वारा बताया गया, हीलर के अनुसार ये है। यह जो है राजकीय भंडारगार था। आगे चलिए, यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है। मतलब हड़प्पा में भी अन्नागार है जिसमें 6 अन्नागार है, और 6 अन्नागार अगर मिलेगा हड़प्पा का, तो मोहनजोदड़ो का एक बड़ा अन्नागार होगा। समझ गए कितना विशाल है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्य प्रमुख भवन है वो विशाल स्नानागार है, ठीक है, सभा भवन है। ये सब जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। तो अन्नागार के साथ साथ आपको विशाल स्नानागार भी मिलेगा, आपको सभा भवन भी वहीं बनाया गया था मोहनजोदड़ो में, तो ये जरूर ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी लोथल, ये ध्यान रखना है। लोथल जो है आपका जीटी में पड़ता है, जीटी मतलब गुजरात में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है, लोथल। अब चलिए जानते हैं। अब सवाल क्या बनता है, तो सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोथल जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और गुजरात राज्य के कौन से जिले में, अहमदाबाद जिले में लोथल जो है पड़ता है। और लोथल जब पड़ता है तो ये बताइए किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है, स्थित है। इसकी अगर खुदाई हुई थी तो खुदाई कब हुआ था, तो 1954 से 55 में हुई थी। और इसकी खुदाई करने वाले जो हैं वो कौन थे, तो एस रंगनाथन राव थे। इन्हीं के नेतृत्व में यह लोथल की खुदाई हुई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक बंदरगाह है जिसे गोदीवाड़ा बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। उसका साक्ष्य मिला है। और लोथल में एक चीज और मिला है, हाथी दांत से निर्मित जो है पैमाना भी प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है, लोथल में हुआ है, तब भूलिएगा नहीं। आगे चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या, तो ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन थी। क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन था। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला जो है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अब सुन लीजिए आगे। तो यहाँ पे जो उत्कृष्ट जो नगर नियोजन था,
एवं स्थापत्य कला जो था सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। मतलब नगर नियोजन की बात हो रही है, स्थापत्य कला की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। स्थापत्य कला में भी सिंधु घाटी था उस समय। नगर नियोजन के तो मामले में कहना ही नहीं है, पढ़िए रहे हैं आप। तो इस सब मामले में सिंधु सभ्यता जो है प्रमुख थी। इस सभ्यता में क्या हुआ, सभ्यता में सड़क एक दूसरे को जो है समकोणी बनाते हुए काटती थी। समझ रहे हैं, सड़क जो बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें एक दूसरे के समकोण बनते थे और बनते हुए काटते थे समकोण रूप से। तो और नगर जो है अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजकार खंडों में विभाजित थी। वर्गाकार के रूप में भी बना हुआ है, ठीक है, खंड में विभाजित है, और चतुर्भुजाकार में भी जो है विभाजित है। तो दोनों में से पूछेगा, अगर वर्गाकार बोले तो भी सही होगा, चतुर्भुजाकार बोले तो भी सही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नगरों में भवन जो है जाल पद्धति पर व्यवस्थित थी। सोचिए, नगरों के जो भवन होते थे, नगरों में जो भवन बनते थे वो जाल पद्धति पर व्यवस्थित होता था, ग्रिड पैटर्न पर होता था। समझ गए, ग्रिड पैटर्न पर होते थे, जाल पद्धति पर बनाए जाते थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली जो कि मोहनजोदड़ो में तो है ही, आप जानते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जल निकास प्रणाली की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को मोहनजोदड़ो याद आएगा, क्योंकि वहां पे विशाल स्नानागार है। जल निकलने का स्रोत जो है सबसे अच्छा मोहनजोदड़ो में दिखाया गया है, मतलब मिला है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। समझ रहे हैं, नगरीकरण की बात हो रही है, ग्रामीणकरण नहीं, नगरीकरण मतलब शहरी रूप से एक तरह से बोल रहा है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। 7वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है, जीटी में ही। अब देखिए, अब बताइए कि अभी क्या पढ़े, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में। अब इसके बारे में थोड़ा सा चलिए बड़ाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जो है भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। आपसे देखिए, सुनिए सवाल क्या पूछेगा, सुन लीजिए। आगे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हम क्षमा चाहेंगे, इसको हम सुन लीजिए, सिर्फ ऐसे कोशिश करूंगा कि दिखाई दे। देखिए, रंगपुर जो हम पढ़े अभी वो गुजरात में है, ये हम जान गए, लेकिन गुजरात में कहाँ पे, किस नदी पे, ये तो सवाल हमेशा पूछता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पड़ता है, मतलब सुरेंद्रनगर जिले में जो है आपको ये खुदाई हुआ है वहां मिलेगा, और सुरेंद्रनगर के जिले में है। और कौन सी नदी पे है रंगपुर? तो भादर को ही मादर कहते हैं, मादर नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी, भादर कहे या मादर कहे, ये नदी जो है किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो रंगपुर, ठीक है। अब सवाल बनता है, रंगपुर की खुदाई जो है, बताइए खुदाई जो है कब हुआ था? तो 1953 से 1954 में। सोचिए, मतलब 1954 से लेके 55 अभी क्या पढ़े, ये पढ़े लोथल की खुदाई, और ये रंगपुर का खुदाई पहले हुआ है। सोचिए 1953 से 1954 में, ठीक है। तो 1 साल का अंतर में दोनों की खुदाई हुई है, रंगपुर का भी या आपका लोथल का भी। तो रंगपुर का डेट याद रखिएगा, रंगपुर का अगर पूछे 1953 से 1954, 53 से 54, ठीक है। ये रंगनाथन राव द्वारा जो है किया गया था। तो रंगनाथन राव द्वारा ही लोथल भी और आपको जो है रंगपुर का भी खुदाई किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया है दोनों। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है जहां पे खुदाई हुआ है रंगपुर का। वो बताया जाता है कि रंगपुर जो है एक पठारी है, असमतलीय भूमि है, मतलब समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यहाँ से कच्ची ईंटें से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, से निर्मित एक दुर्ग का अवशेष मिला है। कहाँ? रंगपुर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और तथा पक्की ईंटें के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर में बहुत सारी चीज है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से कि रंगपुर की जो है, रंगपुर में क्या क्या मिला है? तो कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के अवशेष मिले हैं, पक्की ईंटों के प्रयोग और
धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं रंगपुर में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पे? सुरेंद्रनगर में। और रंगपुर किस नदी पे है? तो भादर नदी पे स्थित है। इसकी खोज करने वाले रंगनाथ राव है रंगपुर का। और डेट अगर पूछे कि कब खुदाई हुआ तो 53 से 54 याद रखिएगा, 1953 से 54 बता दीजिएगा। ये जो रंगपुर है एक पठारी और असमतल भूमि पे है। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए पशुपति की पूजा करते थे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति जिसे शिव बोलते हैं, शिव की पूजा करते थे। देवताओं में देखा जाए तो मातृ देवता का भी पूजा करते थे, रुद्र देवता का भी पूजा करते थे, जिन्हें पशुपति देवता भी कहा जाता था, जो कि शिव है उन्हीं को कहा जाता था। उनकी पूजा करते थे। कौन करते थे? सिंधु घाटी के लोग करते थे। और जानिए इसके अतिरिक्त जो है पशु पूजा का भी प्रचलन था, सिंधु घाटी सप्ताह में होती थी, है ना। अब सुनिए कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। मतलब कालीबंगा बात करते हैं, कालीबंगा है कहाँ वर्तमान में? राजस्थान में है। तो कालीबंगा में एक अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था, और जब अग्निकुंड का साक्ष्य मिला तो वहाँ के निवासी जो है अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे, ये अनुमान लगाया गया है ना, जब अग्निकुंड का जो है साक्ष्य मिला है। तो चलिएगा 9वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा काल से प्राप्त हुआ है। फिर से सुन लीजिए, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। तो हाँ भाई, मानते हैं कांस्य युग कहा जाता है इसे, हम तो जानते ही हैं, लेकिन और भी जान लीजिए कि भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य तो हड़प्पा काल में ही प्राप्त हुए थे। और ये ध्यान रखना है, स्वर्ण की अपेक्षा चांदी की जो है अधिक प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। मतलब हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता में चांदी मुख्यतः जो है राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती है। तो चांदी जो आप देख रहे हैं वो ज्यादातर आपको राजस्थान क्षेत्र में मिलेगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र पे? तो जावर और अजमेर से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। भारत से बाहर अफगानिस्तान से जो है, अफगानिस्तान से लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द रत्न एवं चांदी आयात की जाती थी, आयात की जाती थी। सोचिए, अफगानिस्तान से लाजवर्द रत्न एक बनता था और चांदी का जो है आयात होता था अफगानिस्तान से। सोचिए उस समय प्रचलन था। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी से भी आयात होते थे, निर्यात नहीं होते थे, आयात होते थे। तो चांदी से भी जो है, ईरान से भी चांदी का निर्यात आयात होते थे। अफगानिस्तान से भी चांदी का आयात किया जाते थे। और लार्ज वर्द जो है एक रत्न बनता था अफगानिस्तान में ही, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हम बहुत अच्छे से डी लगा देंगे, क्योंकि तांबा, चांदी और स्वर्ण का हो चुका था, लेकिन लोहे का नहीं था। अब चलिए सुन लीजिए। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगनी थी, मतलब कांस्य युग कहलाता है, यह हम जानते हैं। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर की बात हो रही है, एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पा संस्कृति की अगर देखा जाए तो कांस्य युग कहते हैं, कांस्य युग नहीं कहिए, कांस्य युग कहते थे। कृषि कार्य हेतु क्या होता था? प्रस्तर की बात होती थी, पत्थर का इस्तेमाल करते थे, एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। मतलब पत्थर के लिए कृषि कार्य करते थे, कांसे का औजार इस्तेमाल करते थे, सोचिए खेती करने के लिए, तो इसका प्रयोग होता था। जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से प्राप्त होते थे। मतलब सोना और चांदी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से प्राप्त होते थे, और रत्न जो है दक्षिण भारत से आते थे, दक्षिण भारत से रत्न आता था। लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। तो आपसे अब भूल जाइए कि लोहा जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है, और याद रखना है लोहा जो है हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, उसी समय माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है गंधार, मतलब पाकिस्तान से मिले, याद रखिए पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण है। तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जो है गंधार में मिला है। गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से मिला है, लोहे के उपकरण मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में लोहे का जो है अवशेष मिले हैं, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व
के आसपास के हैं, मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं लोहे का जो हुआ था। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अंतरजी खेड़ा मतलब उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। मतलब कृषि के लिए भी लोहे का जो इस्तेमाल होता था, खेती के लिए लौह उपकरण जो बनते थे, पहली बार अंतरजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस जगह से प्राप्त हुआ था। तो लोहे के बारे में भी क्लियर हो गए और आपको सिंधु सभ्यता में क्या नहीं है वो भी आप जान गए, और क्या है वो भी जान गए। 11वां प्रश्न की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा जो है पूरा स्थल है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। मतलब भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। हड़प्पा की अगर बात करें तो राखी गढ़ी जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, अभी भी इसी पे सर्च हो भी रहा है, खोज भी हो रहा है, ठीक है, कि इसके साक्ष्य जो है भारत में है ज्यादा, बहुत बड़े हैं, भारत में ही फैले हुए हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा, लेकिन अभी इसकी धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। तो सुन लीजिए, डेक्कन कॉलेज पुणे के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम है बसंत सिंधे, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि हरियाणा में राखी गढ़ी स्थल है उसके उत्खनन जो है हो चुका है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता है राखी गढ़ी को, याद रखिएगा भारत में, ठीक है। और ये जो है कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार क्षेत्र में, इसको अभी भी आपको मिलेगा, जाइए घूमने तो आपको दिखेगा वहां पे। और सुनिए राखी गढ़ी जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो पूछता है कि राखी गढ़ी जो है, सब तो नदी आप देख ही रहे, उसी तरह राखी गढ़ी भी तो होगा। तो राखी गढ़ी गढ़ी जो स्थल है वो घाघर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। तो ये सवाल पूछेगा। इस पूरा स्थल की खोज जो है 1963 में हुआ। कब हुआ? 1963 ईस्वी में। कौन किए? प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखी गढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर जिनका नाम बसंत सिंधे है, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ? हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल के उत्खनन जो है किया गया, इन्हीं के द्वारा जो है सत्यापित कहते हैं, हो चुका था, हो चुका है, मतलब ये इन्हीं के नेतृत्व में किया जा चुका है, जो कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा जो है पूरा स्थल राखी गढ़ी, तो ये जो है हरियाणा के हिसार क्षेत्र में जो है वर्तमान में है। याद रखिए राखी गढ़ी जो है घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? घाघर नदी के स्थित, घाघर नदी के किनारे कौन है? तो राखी गढ़ी, ठीक है। यह स्थल कहाँ है वर्तमान में? तो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। 12वां प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी की। नर्तकी के आप जानते हैं, पढ़े हैं, तो चलिए अब जानते हैं और खत्म करते हैं। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना जो है नर्तकी, याद रखिएगा डांसिंग गर्ल है की मूर्ति है, ये थे जो कि नर्तकी थी, जो कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी, ये ध्यान रखना है, उसी समय मिला था, जो कि कांसे से निर्मित है, कांसे के निर्मित है, तरल मोम विधि पर आधारित थी। मतलब कांसे से बनाया गया था ये नर्तकी का जो है मूर्ति, और ये तरल मोम विधि द्वारा जो है आधारित है। तरल मोम एक विधि होता है, उस पर आधारित ये मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति जो है नर्तकी का जो मूर्ति है, यह मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, याद रखिएगा, में स्थित है, मतलब सिंध क्षेत्र में जो है स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? ये कमेंट बॉक्स में करिएगा। जैसे हड़प्पा रावी में है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? 13वां प्रश्न है सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार हो, स्नानागार हो, ये सब मोहनजोदड़ो। अब देखिए 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ये हम जानते हैं, और यहीं से सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार, अगर विशाल स्नानागार की बात करें तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो लंबाई कितना है? लंबाई पूछे तो 11.88 मीटर बताइएगा, अगर चौड़ाई पूछे 7.01 बताइए, अगर गहराई पूछे तो आप बताइएगा 2.43 गहराई बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फर्श जो है पक्की ईंटों से निर्मित है, मतलब इसका जो फर्श बना था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों से, ठीक है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी हुई है, मतलब उतरने के लिए, पानी में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर जो है सीढ़ी बना हुआ था। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, मतलब ये आश्चर्यजनक निर्माण था जॉन मार्शल के अनुसार, समझ गए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार जो है, ये ध्यान रखना है कि विशाल स्नानागार जो है धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, मतलब धर्म अनुष्ठान के लिए ये स्नानागार बना हुआ था। ना है 14 प्रश्न का, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन के लिए अग्रणीय थे? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए अग्रणीय थे। अब बात करते हैं, पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार जो है कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ के लोग कपास जो है, यहाँ पे देखिए, कपास उत्पादन में जो है अग्रणीय थे, मतलब कपास की खेती अच्छे से करते थे हड़प्पा के लोग, ठीक है। तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। आप सोचिए कि खाली कपास, तो कपास ज्यादा मात्रा में करते थे, लेकिन और भी चीजों से परिचित थे फसल से। चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, खजूर हो गया, तरबूज हो गया, मटर हो गया, राई हो गया इत्यादि जो है इसके बारे में। और सुनिए कि कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। यूनान के लोग भी पता है कपास को सिंडन या सिंडो कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये सिंधु शब्द से ही जो है निकला हुआ है, सिंडो। याद रखिए, तो कपास की खेती जो है सिंधु शब्द करते थे, आप जानते हैं। उसी में ये जो यूनानी लोग भी करते थे, उससे कपास को ही सिंडो सिंडो कहते थे। बात खत्म, समझ गए? तो कुछ ऐसा नहीं था, और सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही ये प्रारंभ हुआ था कपास के उत्पादन में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री का जो है अध्याय 3 है, जो पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। शुरू है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए, देखिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेद शब्द का अर्थ। तो वेद शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्द खत्म करें और समझाने की कोशिश। तो सवाल सुन लीजिए फिर से। वेद शब्द का अर्थ मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब वेद अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे याद रखेंगे। वेदों का संकलन करता या रचनाकर्ता कहिए, या लिखने वाला कहिए, लेखक कहिए, जो कर सकते हैं। तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। ये आप हमेशा फिक्स कर लीजिए माइंड में, क्योंकि संकलन करता वही होंगे जो वेद लिखेंगे, और वेद लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास, ऐसे याद हो गया होगा। और जान लीजिए वेदों को जो है अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है। वेदों को अगर पूछा जाए कि वेदों को क्या माना जाता है, तो श्रुति भी माना जाता है और अपौरुषेय भी माना जाता है। अपौरुषेय ये शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ देता है, डायरेक्ट शब्द पूछता है ये कि वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है, या श्रुति दे दे, अपौरुषेय दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आगे चलिए। वेदों की संख्या अगर पूछे, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए वेदों की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद और अथर्ववेद को अगर जोड़ दीजिए चारों को, तो याद रखिएगा ये वेदों को संहिता कहा जाता है। एक साथ चारों अगर आ गया तो समझ जाइए इसे संहिता के रूप में जानते हैं। तब से अगर पूछ दे तो गलती मत करिएगा। चारों वेदों के सम्मिलित को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, संहिता कहा जाता है। जो आपकी इच्छा हो वो बोल दीजिए। अथर्ववेद आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे है, यहाँ पे देख रहे हैं आप अथर्ववेद। अथर्ववेद के अतिरिक्त देखा जाए अन्य 3 वेद जो हैं आप देख लीजिएगा। अथर्ववेद के अतिरिक्त मतलब अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ठीक है। और 3 वेद जो देख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ये सम्मिलित संग्रह को कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है, या आप त्रयी भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अगर मिलन को, सम्मिलित संग्रह को त्रयी कहा जाता है, सिर्फ अथर्ववेद को छोड़कर। प्रत्येक वेद, ठीक है, प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। मतलब वेदांग कहते हैं, कहा जाता है, वेदांग कहलाता है। आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ये शब्द लें, है ना। तो आगे तो जान लीजिए कि वेदांग कहा जाता है किसको? प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, सारे ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के जो हैं, इन सब का 4-4 अंग में बांटा गया है। अब वही 4-4 अंग को जो बांटा गया है उसे वेदांग कहा गया है।
ठीक है, अब कौन है तो चलिए जानते हैं। तो जानिए, वैदिक संहिता पहला हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ दूसरा हो गया, अरण्यक तीसरा हो गया और उपनिषद चौथा हो गया। तो ये याद रखना है कि जो भी वेद है, वेद के 4 अंग हैं, 4 अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। कौन-कौन है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एक ग्रंथ होता है, उपनिषद। ये 4 जो हैं, ये वेदों के 4 अंग माने जाते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता दें, वेद का शब्द होता है ज्ञान, इतना जान लीजिए। लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वेद को श्रुति के रूप में माना जाता है, अपौरुष के रूप में माना जाता है। वेदों की संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों का सम्मिलित होना क्या कहलाएगा? संहिता कहलाता है। ये ध्यान रखना है। अब अथर्ववेद को छोड़कर मतलब अथर्ववेद के अतिरिक्त 3 जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों के संग्रह को, सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा, प्रत्येक वेद का, जितने भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद के 4 अंग हैं। चारों अंग हैं जिसे हम वेदांग कहते हैं। और कौन-कौन? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद बांट दिया गया है। चलिएगा, 4 अंग जो थे आप देख लिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद बताइएगा। क्या बताइएगा? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब चलिए जानते हैं ऊपर, ये सब तो सिंपल है। चलिए आप जानते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो पढ़ लिए, इस पे हमको कोई चर्चा अभी अब नहीं करना है, आगे पढ़ना है। कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में? कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्ति? 28 सूक्ति, मतलब 1028 सूक्ति बोलिएगा। तथा ऋचाएं कितनी होती है ऋग्वेद में? तो ध्यान रखना है, 10,580 ऋचाएं होती है ना? तो फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्तियां होती है और 10,580 जो है ऋचाएं होती है ऋग्वेद में। फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक जो है चर्चा है, किसका चर्चा है? दशराज युद्ध का वर्णन है। तो दशराज युद्ध जो है किसके किसके बीच की बात करता है? तो सुदाश व भरत के मध्य का युद्ध की बात करता है, युद्ध का वर्णन करता है। कौन? ऋग्वेद में। ये भी ध्यान रखना है, कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज का युद्ध हुआ था। और ये कौन कौन थे? सुदाश और भरत के मध्य हुआ था। उसी युद्ध का नाम है दशराज युद्ध, और ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, वर्णन है, ये ध्यान रखना है। अब और चलिए, ऋग्वेद से क्या सवाल बनेंगे आओ जानते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद के जो वेदों का मंत्र उच्चारण करते थे, उनके ऋषियों का नाम पता है क्या बोला जाता था? होत्री या होता कहा जाता था, या कहलाते थे। होता कहलाते थे, होत्री कहलाते थे, जो भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आपसे सुन लीजिए, अगर होत्री हो या होता हो, ये जो है याद रखना है, ऋग्वेदों के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषियों का नाम है, मतलब ऋषियों को कहा जाता था। ठीक है, अब और सवाल क्या बनेगा, सुनिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, बहुत बार यह सवाल पूछा हुआ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तृतीय मंडल में मिलता है। किसकी बात किया जा रहा है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की बात की जा रही है। तो ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात जो है मिलता है, और कितने मंडल में मिलते हैं? तो तृतीय मंडल में, क्योंकि 10 मंडल है, 10 में तीसरे मंडल पे आता है, जो कि गायत्री मंत्र की बात करता है, ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात बहुत बार पूछा हुआ, 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा आपसे कि 10वें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल आप देख रहे हैं, उसमें बताइए क्या मिला है, किसका उल्लेख मिला है? तो शूद्रों का उल्लेख मिला है सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में। किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिला है। ठीक है, किसका? शूद्रों का उल्लेख मिला है। और किसमें? तो ऋग्वेद में। क्लियर हो गए? अब जानिए और भी ऋग्वेद से सवाल क्या बनता है, सुनिए। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। आप अगर जो थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन में पढ़े होंगे या जो भी जीके कर रहे होंगे, वो ये नहीं जानते होंगे ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है ना? तो जान लीजिए,
कि ऋग्वेद की अगर बात करेंगे ना तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है, ऋग्वेद की ही 5 शाखाएं होती है। तो कौन कौन होता है सुनिए, शाकल, वाशकल, देखिए आश्वन, लायन, क्या है आश्वल लायन, अश्व लायन भी बोल सकते हैं, अश्व लायन भी बोल सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं, हम अपना तरीका से याद करवा रहे हैं आपको। शंखायन तथा मंडुक्य, क्या है मांडुक्य। तो ध्यान रखना है, शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखायन तथा मांडुक, मांडुक, ये जो है 5 शाखाएं हैं किसके, ऋग्वेद की। तो आपसे अगर पूछ दे कि बताइए शंखायन जो है किस वेद से संबंधित है, 4 वेद का नाम दे देगा, उसमें से आपको टिक क्या लगाना है, ऋग्वेद टिक लगाना है। हो सकता है आपको दे दे अश्वलायन, अश्वलायन दे दे तो आपको पूछेगा अश्वलायन जो नाम सुन रहे हैं आप, ये बताइए ये जो है ऋग्वेद की कौन सी शाखा में आता है, कितने नंबर पे आता है, तो आप ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं, ज्यादातर पूछेगा क्या कि किस वेद में आता है अश्व लायन का जो है बताइए शब्द का उच्चारण किया गया है, तो आप बताइएगा ऋग्वेद में। शाकल की बात करेंगे, शाकल जो शब्द है वो बताइए किस वेद में जोड़ा गया है, तो ऋग्वेद में जोड़ा गया है ना। वाशकल, ये याद करवाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। तो वाशकल, वाशकल जो है शब्द बताइए किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। मांडुक, मांडुक जो है शब्द बताइए किस वेद से जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है ना। अब ये भी पूछेगा कि ऋग्वेद के 5 शाखाओं का नाम बताइए, तो बताइएगा शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुके। ये ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए इससे ज्यादा तो नहीं। चलिएगा तीसरा प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सामवेद। ठीक है, तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का जो है आधारित है। चलिए अब जानते हैं कैसे भाई, अभी तो ये क्वेश्चन तो है। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इतना तो आप क्वेश्चन ही था। अब जानते हैं शाम शब्द का अर्थ होता है गायन, है ना। शाम शब्द का मतलब होता है गायन, है ना। आप खुद पढ़े थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और आपसे पूछ रहा किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का। ठीक है, ये आधारित है, इसी पे डिपेंड है, मतलब इसी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। शाम का शब्द का अर्थ अगर पूछ दे तो गायन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब चलिए, इस प्रकार सामवेद में संकलित जो मंत्रों को याद रखिएगा, सामवेद में, अब ऋग्वेद को भूल जाइए, बस ऋग्वेद जो है आधारित है, बस इतना जान लीजिए, तो इसको अभी आप दिमाग से हटा लीजिए। अब चलिए अब चलते हैं सामवेद की बात करते हैं। ठीक है, तो सामवेद में जो है संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। तो सामवेद में जो भी जो है, सामवेद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सामवेद जो देख रहे हैं, सामवेद का जो संकलित मंत्र होते हैं वो किस लिए होता है पता है। संकलित जो मंत्र किया गया है, क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि देवताओं की स्तुति करने के लिए, स्तुति का समय माना गया है, स्तुति के समय के लिए गाया जाता है, देवताओं को मनाने के लिए सामवेद में ये संकलन मंत्र जो दिया गया है देवताओं को खुश करने के लिए। डायरेक्ट शब्द यही समझ चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सामवेद में कुल जो है कितने छंद हैं, तो 1875 छंद हैं। तो सामवेद में कितने छंद हैं, 1875 छंद हैं, 1875 याद रखना है, छंद हैं, ईयर्स नहीं याद रखना है, 1875 छंद हैं, जिनमें 99 छंदों के अतिरिक्त शेष सभी छंद जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। जैसे सुन लीजिए, सामवेद के कुल कितने छंद हैं, 1875 छंद है। 1875 छंद तो आप जान रहे हैं कि सामवेद का है, उसमें से याद रखिए जिसमें से 99 छंद को छोड़ दीजिए, 99 छंद के अतिरिक्त शेष सभी छंद जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है। क्यों, क्योंकि 99 छंद को छोड़ के सारा छंद तो है ऋग्वेद से लिया गया है। अब से भूलिएगा नहीं ना, अगर पूछेगा तो ठीक है। आगे चलिए अब बात करते हैं, जैसे ऋग्वेद में हम पढ़े शाखाएं 5 है, तो सामवेद का भी तो शाखाएं होगा कि नहीं, होंगे, जरूर होंगे, हैं भी। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, तो सामवेद की कितनी शाखाएं,
3 शाखाएं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं, पढ़े ना? उसी तरह सामवेद की कितनी शाखा? 3 शाखा। कौन कौन? सुनिए, सामवेद में कितने शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। अब बताइए 3 शाखाएं कौन कौन है? तो कथुमिया, कौथुमिया बोलिए, जेमिनिया बोलिए और एक रनाए निया बोलिए। रनाए अलग कर दीजिए, निया अलग कर दीजिए, रनाए निये कर दीजिए, है ना? समझ गए? अब सुनिए बात कैसे सवाल बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौथुमिया शब्द का जो बात करते हैं वो बताइए किसकी शाखा है? ऋग्वेद की कि सामवेद की, या यजुर्वेद की, या आपके अथर्ववेद की? तो याद रखेंगे कौथुमिया शब्द आएगा तो सामवेद का शाखा मानेंगे और इसी को टिक लगाएंगे। उसी तरह जेमिनिया बता दीजिए किसकी शाखा है? तो सामवेद की शाखा है। उसी तरह फिर पूछ लेगा कि रानाए निये शब्द जो है किसकी शाखा मानी जाती है? तो सामवेद का ही शाखा माना जाता है, क्योंकि सामवेद की 3 शाखा जिसमें से आप कौथुमिया, जेमिनिया, रानाए, निया ये शब्द है। आपसे पूछेगा, बोलिएगा नहीं ना? नहीं बोलना चाहिए। अब सुनिए, सामवेद का जो है सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता, उद्गाता किसे कहा जाता है? तो सामवेद में जो गायन करते हैं पुरोहित को कहा जाता था, पंडित जी को कहा जाता था। ये शब्द डायरेक्ट सुन लीजिए, है ना? क्लियर हो गए। अब चलिए, सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य किसे कहा जाता है, तो हमारे वैदिक काल की बात करते हैं, उसमें सामवेद जो है उसे ही कहा जाता है। क्या? भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है। देखिए ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते इस पे, लेकिन ध्यान देने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है कि बोगा जकोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है पता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के जो है नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो बोगा जकोई जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है, और कहाँ पे वर्तमान में देखा जाए तो तुर्की में है। तुर्की के क्षेत्र को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है पश्चिम एशिया के हैं, और पश्चिम एशिया के कौन सा? बोगा जकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन एक अभिलेख है जो कि पश्चिम एशिया के बोगा जकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। क्लियर हो गए? ठीक है, दिक्कत नहीं। इसे बोगा जकोई अभिलेख भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उस जगह से मिला था इसलिए। यह लगभग जो है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख माना गया है। कौन? बोगा जकोई जो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, वो याद रखिएगा सबसे प्राचीन अभिलेख है, और इसे बोगा जकोई के नाम से भी जाना जाता है, अभिलेख के नाम से जानते हैं, और ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। इस अभिलेख में कौन से अभिलेख? बोगा जकोई अभिलेख मानना है, क्योंकि यही जहां मिला है उसी का नाम पे ये अभिलेख है। जैसे इलाहाबाद प्रयाग जो अभिलेख है ना, तो उसी तरह ये बोगा जकोई अभिलेख है। ऐसे ध्यान रखना, जो स्थान पे मिला उसी स्थान के नाम पे है ये। ठीक है ना? नहीं तो आप कहिएगा सर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। जहां पे मिला है उसी जगह का अभिलेख भी कहा जाता है ज्यादातर। तो इस अभिलेख में हिती राजा थे, एक हिती राजा थे और मितनी राजा थे। ठीक है, के मध्य क्या हुआ था? एक संधि हुआ था। अब चलिए इसे स्टोरी के रूप में थोड़ी सी बात करते हैं, हम ज्यादा स्टोरी नहीं लेंगे इसी से। जो आप बोगा जकोई जो अभिलेख देख रहे हैं, इस अभिलेख में क्या हुआ है? इस अभिलेख में किसका उल्लेख हुआ है पता है? इसमें एक संधि हुआ है, संधि का बात किया गया है, संधि का उल्लेख की बात किया गया है। किनके बीच हुआ ये सवाल ज्यादा पूछता है। तो बोगा जकोई जो अभिलेख है उसमें जो है हिती राजा और मिंती राजा के मध्य जो है एक संधि का उल्लेख किया गया है। तो हिती राजा कौन थे? सुब्बी लिम्पा थे, और मिंती राजा कौन थे? मतियु अजा के मध्य जो है एक संधि का उल्लेख किया गया है इसी अभिलेख में। बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा सवाल कि हिती राजा सुब्बी लिम्पा और मिंती राजा मतियु अजा के मध्य जो हुई संधि का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताइएगा बोगा जकोई जो है अभिलेख में मिलता है, जो कि वर्तमान में तुर्की में पड़ता है। साक्ष्य के रूप में क्या हुआ है कि वैदिक काल के जो देवी देवता थे, देवी देवता जैसे कि इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, तथा एक जो है नासत्य हैं, या नासत्य बोलिए या अशिवन बोलिए, का उल्लेख किया गया है इसी संधि में। ठीक है, तो वैदिक काल के देवी देवताओं की चर्चा की गई है, जिसमें इंद्र, मित्र और वरुण तो आप जानते हैं, एक नासत्य हैं या अशिवन
नामक जो है देवी देवता हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस संधि के साक्ष्य में ये मिला है वैदिक काल के देवी देवताओं के रूप में, इसीलिए कहा जाता है ये संबंधित है, जो है इसी अभिलेख से संबंधित है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा ये जान लीजिए। तो आपसे इतना नहीं पूछने जाएगा, बस इतना पूछेगा बोगा जकोई जो है नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, जिसे बोगा जकोई अभिलेख के भी नाम से जानते हैं। और इसमें लगभग कितना जो है 1400 ईसा पूर्व का बात करता है, अभिलेख का की बात करता है। ठीक है, इस अभिलेख में क्या हुआ है, हिती राजा सुब्बिलिम्पा अमिंती राजा मतियु अजा के मध्य जो है हुई संधि का उल्लेख है, इतना बस जान लेना है। और इस संधि के साक्ष्य में वैदिक काल के देवी देवताओं की भी बात कही गई है, जिसमें इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासक हैं और शिवन हैं, बस इनकी बात की गई है, उल्लेख किया गया है, और कुछ बात नहीं किया गया है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, तो निष्क नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाने जाते थे निष्क। ठीक है, अब चलिए कैसे जानते हैं, तो सुनिए। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण जो होते थे, स्वर्ण जो गहने बनते थे, याद रखिएगा, आभूषण को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। तो दो शब्द याद रखिएगा कि वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण जो गहने होते थे, जेवर जो होते थे, उससे किस नाम से जानते थे, तो निशाक के नाम से जानते थे या निष्क के नाम से जानते थे। निष्क कहिए या निशाका कहिए, ये दो नाम से जानते थे, याद रखते हैं, अगर आए तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो निष्क अथवा निशाका के जो है नाम से जो है जाने जाते थे। और किस काल में, वैदिक काल में क्या जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को जानते थे हम लोग, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुरीर एवं कर्ण शोभन भी एक आभूषण थे। कुरीर नाम का और कर्ण शोभन नाम का एक आभूषण होता था। इसकी चर्चा जो है वैदिक काल में की गई है, ये भी ध्यान रखना है। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के रूप में किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निष्क या निशाका, ठीक है, निष्क या निशाका एक ही है, स्वर्ण और जो है मशाका, ये 3 शब्दों का उच्चारण किया गया है। निष्क या निशाका एक ही है, ये जरूर ध्यान रखना है। स्वर्ण और मशाका जो शब्द है वो उल्लेख किया गया है, स्वर्ण सिक्के को 3 रूप में बांटा गया है, किसमें, बौद्ध जातक जो है क्रमशः बांटे हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे है निशाका, जिसे निष्क बोलते हैं। निष्क उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी, और मध्य वाला तो आप जानते हैं स्वर्ण था, है ना। अब चलिए इसका सवाल क्या बनेगा, फिर से सुनिए, फास्ट चलते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को ही निष्क या निशाका कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि निष्क या निशाका जो है वैदिक काल में किस रूप में जाना जाता था, बताइएगा, तो ये स्वर्ण आभूषण के रूप में जाना जाता था। छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में किस वेद को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है, तो सरस्वती नदी को जो है संबोधित किया गया है, ये आप जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती थी। तो आपसे सवाल तो सबसे पहले यही बनेगा, क्या बनेगा, कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अब चलिए, ऋग्वेद में सरस्वती को ही माते तमा जो कि सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, नदी तमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसे अच्छी माँ, अच्छी देवी, अच्छी नदी कहा गया है, जिसे ऋग्वेद में उच्चारण क्या किया गया है, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, है ना। ये सवाल पूछेगा तो दिक्कत, अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है, आप बताइए किस किस रूप में संबोधित किया गया है, तो माते तमा,
देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। अच्छा, मते तमा के नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है बताइए? बताएंगे? तो हम बताएंगे हाँ भाई, सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। अच्छा, तो ठीक है, इतना आप जान गए तो बताइए नदी तमा को जो है नदी तमा नाम से किसे संबोधित किया गया है ऋग्वेद में? कौन सी नदी को? तो हम बताएंगे सरस्वती नदी को। अब नदी तमा है तो देवी तमा के नाम से भी तो सरस्वती नदी को जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। किसमें बात कही गई है? ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। अब से भूलिएगा, नहीं भूलना चाहिए आपको। चलिए और जानते हैं, सरस्वती नदी को याद रखिएगा हेलमंड भी कहा जाता है। एक सवाल और बना, जो सरस्वती नदी की बात करते हैं तो बताइए कि सरस्वती नदी जो वैदिक काल में सरस्वती नदी थी उसको किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम बताइए। तो हेलमंड के भी नाम से जाना गया है, हेलमंड के नाम से। सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की पांच नदियां एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। तो सप्त सैंधव जो प्रदेश था जिसमें सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां थी, सरस्वती नदी भी शामिल हुई थी सैंधव प्रदेश में, है ना? ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि महाभारत में सरस्वती नदी को जो है प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती आदि के नामों से भी जाना जाता है। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 18 है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। आप भूलिएगा मत अब से। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। तो आपसे सुने होंगे आज तक नाम, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं सुने आज सुन लीजिए। पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रव द्वारा किया गया है। पुराणों की रचना तो हम जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन रचना के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए आज से, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इतना बार बोला हूं कि आपके दिमाग में छप गया होगा। अब सवाल और क्या बनता है? पुराणों की संख्या 18 तो जान गए, लेकिन कौन कौन होता है ये तो नहीं जानते। सबसे पुराना तो हम जानते हैं कि मान लीजिए 18 में से 1-2 तो पक्का जानते होंगे, मत्स्य पुराण का नाम सुने होंगे। चलिए अब पुराणों के जितने 18 संख्या हैं 18 को याद करेंगे और देखते जाइए, सिर्फ सुनते जाइए। तो चलिए, तो कैसे याद करते हैं सुनिए, सिर्फ सुनिएगा और कुछ नहीं। अब मान लीजिए हम पुराणों की संख्या, भाई हमको पुराण पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है? अब पुराण पढ़ने का मन कर रहा है और 18 पुराण है, 18 पुराणों की संख्या है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो आगे तो जानेंगे तब ना कि 18 पुराण कौन कौन है। तो सबसे पहला पुराण तो हम मानते हैं भाई मत्स्य पुराण है तो हम जान गए कि मत्स्य पुराण पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा पुराण है? तो दूसरा पुराण भी याद रखिएगा, मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि पुराणों की संख्या में 18 जो संख्या है उसमें से दूसरे नंबर पे जो आता है पुराण, उसका नाम क्या है बताइए? तो हम बताएंगे मार्कंडेय पुराण। अच्छा, मार्कंडेय पुराण आप दूसरे नंबर पे रखते हो, तीसरे नंबर पे कौन सा पुराण है? तो हम बताएंगे भविष्य पुराण है। अच्छा जी, भविष्य पुराण तीसरे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे कौन है? कौन सा पुराण है? तो वामन पुराण है। अच्छा, वामन पुराण चौथे नंबर पे है, तो 5वें पुराण कौन सा है बताएंगे? तो ब्रह्मांड पुराण है, 5वें पुराण है। अच्छा, 5वां पुराण जान गए आप। तो छठे पुराण कौन सा है? तो छठा पुराण भी ब्रह्म वैवर्त है। तो छठे पुराण का नाम इतना टेढ़ा क्यों? इसे तोड़ के सुनिए। तो जो छठा पुराण है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सुनना तो पड़ेगा। क्या? तो ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है वो छठे नंबर का पुराण है और ये पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा। अच्छा, छठा पढ़ दिए तो 7वां बताइए। तो 7वां पुराण ब्रह्म पुराण है। 7वां पुराण पढ़िएगा तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म पुराण है। ये जोड़ने के लिए, याद करने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो 8वां पुराण तो बहुत अच्छा है, सब पढ़ता है, भागवत पुराण जो है सबसे जो है 8वें नंबर पे आता है और 8वां पुराण माना गया है भागवत को। 8वां पुराण माना गया है। तो 9वां पुराण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये है 12 पुराण भी आपका 9वां पुराण है। 9वां पुराण जान गए। अब जल्दी बताइए 10वां पुराण कौन सा है? 10वां पुराण बताइए। 10वें नंबर पे विष्णु पुराण है और ये तो बहुत बार जानते हैं, विष्णु जी का नाम याद रखिए। और 10वां विष्णु पुराण है। अब 10वां विष्णु पुराण है तो 11वां पुराण कौन सा है? तो वायु पुराण है। 11वां वायु है तो 12वां अग्नि पुराण होगा। अग्नि पुराण 12वां होगा तो 13वां क्या होगा? तो नारद पुराण होगा। नारद पुराण होगा तो 14वां क्या होगा? तो 14 है पद्म पुराण। क्या है? पद्म पुराण बोला जाता है। और 15वां पुराण बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है, लिंग पुराण है।
कौन पुराण? लिंग पुराण है। और 16वां पुराण बता दीजिए तो हम जान जाएंगे। तो ये गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण का नाम सुने होंगे, गरुड़ पुराण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16वां पुराण गरुड़ पुराण है। और 17वां पुराण बताइए तो कुर्म पुराण है। ये सब पुराण का नाम सुने होंगे, कभी ना कभी पूजा पाठ हुआ होगा घर में या कहीं ना कहीं मंदिरों में गए होंगे तो ये शब्द सुने होंगे। तो ध्यान रखना है, कुरम पुराण। और कुरम पुराण है तो 18वां पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है, जो कि अंतिम पुराण माना गया है, 18वां पुराण। और सबसे पुराना प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, सब जानते हैं, तो इसको हम बताने की जरूरत है। याद हुआ? याद हुआ तो लाइक तो बनता है, जरूर करिएगा, हौसला मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते 8वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान जो है होता है, कहाँ होता है? यज्ञ की बात हो रही है, हवन की बात हो रही है, तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। यज्ञ की बात हो, हवन की बात हो, कर्मकांड की बात हो, तो ये सब यजुर्वेद में टिक लगा दीजिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सवाल कैसे बनेगा सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। तो देखिएगा, यजुर्वेद मूलतः जो है कर्मकांड से संबंधित है, ये हम जानते हैं, कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है यजुर्वेद, ठीक है, पूजा पाठ से ही संबंधित है। इसमें मूल्य रूप से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन जो है किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। विधि विधान, यज्ञ का विधि विधान हो, हवन कहिए, यज्ञ कहिए, जो कर सकते, पूजा पाठ कहिए, सब डाल दीजिए। मंत्रों का संकलन भी यजुर्वेद में है, ये भी आप लिख लीजिए। कर्मकांड से जितने भी कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ के कोई भी काम होते हैं, वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इतना जान गए। आप चलिए, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है, गद और पद। लेकिन एक आगे चलेंगे तो इसे दो भाग में बांटा गया है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, फिर से सुनिएगा। तो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद के दो है, मुख्य भाग में है, दो मुख्य भाग है। एक तो है शुल्क यजुर्वेद, जो कि उत्तर भारत से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। तो शुल्क जो यजुर्वेद है, जो उत्तर भारत से संबंधित है, केवल ये जो है पद में लिखा गया है, पद में लिखा गया है। कौन? शुल्क जो है, शुल्क यजुर्वेद जो लिखा गया है वो पद भाग में लिखा गया, बस पद में लिखा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, जो कि पद और गद दोनों में लिखा गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद आएगा तो बताइएगा पद और गद दोनों में लिखा गया है, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। शुल्क यजुर्वेद आएगा तो आप देखिएगा उत्तर भारत से संबंधित है और सिर्फ पद में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यजुर्वेद में जो है लिखा गया किस किस रूप में, तो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। आप चलिए, आप देखिए, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं कहलाते क्या थे? तो अध्वर यू कहलाते थे। अध्वय, अध्वर, देखिए अध्वय यू कहलाते थे, ठीक है। और शुल्क यजुर्वेद को जो है वज्रसेन संहिता के नाम से भी जानते थे। बस इतना जान लीजिए। ये तो समझ गए। अगर आपसे पूछेगा कि शुल्क यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो वाजसेन संहिता के नाम से जाना जाता है, वाजसेन संहिता के नाम से। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और यम की बात हो रही है, यमराज जी की बात हो रही है, उनका संवाद हुआ था, वो किस उपनिषद में वर्णित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कंठोपनिषद, कंठो उपनिषद बोलिएगा, ठीक है, कंठो उपनिषद। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब सुनिए, कंठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। क्या है? कंठोपनिषद जो आप शब्द देख रहे हैं, यह कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, गद और पद दोनों में है ना। तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। आगे चलिए, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वर्णित है। नचिकेता और यम का जो संवाद है बताएंगे किस उपनिषद में वर्णित है, तो आप बताइएगा कंठोपनिषद में वर्णित है, ठीक है। और यह एक क्या है? तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद माना गया है, जो कि आध्यात्मिक से संबंधित है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। सुनिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, याग बोलिए, यज्ञ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, ठीक है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा, ठीक है, ब्रह्मचर्चा का वर्णन जो है बताइएगा किस उपनिषद में मिला है, यह किया गया है। तो ये बृहद, ऐसे बृहदरनायक उपनिषद में मिला गया है।
याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद हुआ था एक, और एक राजा के दरबार में जो है, राजा जनक के दरबार में क्या हुआ, ब्रह्म चर्चा हुआ। इसकी वर्णन जो है यही पूछ रहा है कि किस उपनिषद में किया गया है, यही सवाल बनेगा तो यही, तो उपनिषद का नाम पूछ रहा है, तो उपनिषद क्या बात है, तो उपनिषद देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बताइए क्या क्या है जो उपनिषद आप देख रहे हैं, इस उपनिषद का नाम क्या है बताइएगा। तो इसे तोड़ के पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा। कैसे, ब्रीह को अलग कर दीजिए, दार नायक अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सुन लीजिए, ब्रीह अलग कर दीजिए, ब्रीह दार नायक अलग कर दीजिए, तो ब्रीह दार नायक उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, ब्रीह, याद रखिए, ब्रीह दार नायक उपनिषद में जो है राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा की वर्णन की गई है, और एक याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद की भी चर्चा की गई है। क्लियर हो गए, इस उपनिषद को हमेशा याद रखिएगा, तोड़ के याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ब्रीह दार नायक उपनिषद में चर्चा की गई है, राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा हुआ था, ब्राह्मण चर्चा हुआ था, और एक याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद की भी चर्चा इसी उपनिषद में की गई है, जिसे ब्रीह दार नायक बोलते हैं। कभी नहीं भूलिएगा ना, ठीक है, किया गया है। जबकि सत्यकामा और जवाली, ठीक है, सत्यकामा एवं जवाली, सत्यकामा और जवाली एवं उद्दालक श्वेत केतु का जो है व्याख्यान छंदोपनिषद में वर्णित है। ब्रह्म चर्चा कहिए या ब्राह्मण चर्चा भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद बोलिए, जो ये राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा जो हुआ था, उसका वर्णन जो है आपको किस उपनिषद में है, तो ब्रीह दार नायक उपनिषद में किया गया है, ठीक है। जबकि सत्यकामा और जवालिक, सत्यकामा और जवालिक, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं, सत्यकामा जवालिक एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान जो है छंदोपनिषद में वर्णित किया गया है। तो छंदो, अगर ऐसा आपसे पूछे छंदोपनिषद में किसकी किसकी व्याख्या की गई है, तो आप बताइएगा सत्यकामा जवालिक की बात कही गई है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उदय दालक श्वेत केतु का व्याख्यान किस उपनिषद में मिलता है, तो हम बताएंगे छंदोपनिषद में मिलता है। ब्रीह दार नायक जो है उपनिषद है, उसमें किसकी बात की गई है, तो राजा जनक के दरबार के ब्रह्मन चर्चा की बात की गई है, ब्रह्म चर्चा की बात की गई है, बस इतना भी बोल सकते हैं। या ये भी हो सकता है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद किस उपनिषद में चर्चा है, तो ब्रीह दार नायक उपनिषद में चर्चा है। भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या बोलता है कि पुरुष मेध का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है, तो पुरुष मेध का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सत्यपथ ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है, सत्यपथ ब्राह्मण में इसका जो है किया गया है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं और सुनते हैं। तो देखिए पुरुष मेध का उल्लेख जो है सत्यपथ ब्राह्मण में हुआ है, ये तो हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो सत्यपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, समझ गए। यजुर्वेद का कौन सा ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन, सत्यपथ ब्राह्मण, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सत्यपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। आगे सवाल सुनिए, इसमें किसमें, सत्यपथ ब्राह्मण में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है। स्त्री को जन्म सभा विधत में अपनी बात कहने को छूट दिया गया। चलिए वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात सत्यपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद के पश्चात देखा जाए तो सत्यपथ ब्राह्मण का भी प्रमुख स्थान माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ऋग्वेद के बाद मानिए, ये समझ के समझिए। कर्मकांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का भी वर्णन हुआ है, कर्मकांड के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है, समझ गए। 11वां प्रश्न जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है, तो हम बोलेंगे गाय को अघन्या माना गया है, गाय को अघन्या माना गया है। अब अघन्या माना गया है तो इसका सवाल भी जानिए। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है, ठीक है। अघन्या जो है, गाय को अघन्या अर्थात मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया है, गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, ये माना गया है वैदिक काल में, ठीक है। इसे जो है अष्टकर्णी
भी कहा गया है। किसे? गाय को। गाय को क्या कहा गया है? अष्टकर्णी कहा गया है, अघन्या कहा गया है। ये सब ध्यान रखना है। गविष्ट गाय की जो है महत्ता बताने वाला गविष्टि की शब्द आए, गविष्टि शब्द आए तो गविष्टि मतलब है गाय की महत्ता को बताने की बात करता है। इसको बताने की मतलब गविष्टि शब्द जैसे ही आए समझिए गाय के महत्व को बता रहा है। ये ध्यान रखना है। पनी, पनी नामक जो है व्यापारिक पशुओं को चोरी के लिए एक कुख्यात थे। मतलब पनी जो नामक हैं व्यापारी जो थे वो पशुओं को ही चोरी के लिए कुख्यात थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैदिक काल में गाय से ही लोगों को समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। मतलब वैदिक काल में जितना गाय आपके पास है आप उतना रईस अमीर सब है। समझ गए? जैसे कि समृद्ध व्यक्ति को तो आप जान गए कि भाई जिनके पास ज्यादा गाय होगा वो समृद्धि होंगे, धनी होंगे, ये आप जान गए। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, धनी व्यक्ति को किस नाम से जानते थे? गोमत के नाम से जानते थे। राजा को गुप्ती, उस समय की बात हो रही है वैदिक काल में। संध्या के बाद का समय को बोला जाता था गोधूली। पुत्री को जो है दुहिता, दुहिता बोला जाता था। तो गोधूली संध्या के बाद की, गोप्ती राजा को बोला जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था और पुत्री को दुहिता, दुहिता बोला जाता था। ये सब जो है वैदिक काल में बोला जाता था और इस समय जो है जिनके पास ज्यादा गाय होते थे उन्हें इस रूप में व्यक्त किया जाता था। ये भी जान लीजिए। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल में दिया गया धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत, राजा को कहते थे गोप्ती, संध्या के बाद का समय को कहा जाता था गोधली और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिएगा 12वें प्रश्न की बात करें, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए मोक्ष शब्द का प्रथम बार जो है उल्लेख किया गया है श्वेता सवतर उपनिषद में। इसे ध्यान से सुनिएगा। श्वेता अलग कर दीजिए, श्वेता अलग कर दीजिए, शवतर अलग कर दीजिए। तो श्वेता सवतर उपनिषद में किसकी चर्चा हुई है? मोक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जो है क्वेश्चन आएगा कि श्वेता शतर जो उपनिषद आप देख रहे हैं यहाँ पे वो उसमें मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे भी जानते हैं और सवाल क्या बनता है कि उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख जो है दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। तो उपनिषद में ध्यान रखिएगा संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संबंधों के बारे में विशेष रूप से याद रखिएगा प्रमुख दार्शनिकों का विचार भी जो है व्यक्त किया हुआ इसमें मिलता है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में याद रखिएगा दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के संबंध में, ये सब के विषयों में जो है प्रमुख दार्शनिक जो विचार करते थे, वर्णन करते थे, ये उपनिषद में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। उपनिषद की बात हो रही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का अगर आपसे पूछे कि उपनिषद होता क्या है तो हम बताएंगे भाई जो समीप बैठ के बातचीत करेंगे उसे उपनिषद ही तो कहते हैं, संवाद को उपनिषद कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। कितनी है? 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य जो थे, उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान बोले हैं। तो आपसे ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा क्या? शंकराचार्य जो हैं ब्रह्म ज्ञान किसे बोले हैं? तो उपनिषद को बोले हैं। ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना, समीप बैठ के संवाद करना, बातचीत करना। ठीक है, उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं? वेदांत के नाम से भी जानते हैं, वेदांत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला है? श्वेतर उपनिषद में किया गया है। 13वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी मुंडको उपनिषद से लिया गया। VVI प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछता है। चलिए अब जानते हैं और सुन लीजिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, जो कि कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्लियर। मुंडको उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है,
समझ गए। तो अगर पूछे सत्यमेव जयते का जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद का अर्थ क्या होता है, मुंडो उपनिषद में जो आप सत्य में जयते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो सत्य की ही विजय होती है, ये कहने का मतलब है ना। आपसे पूछेगा मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलेंगे। 40 प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। तो गोत्र शब्द का जो है बताइएगा प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में किया गया है। कि ऋग्वेद में परिवारवाचक को गोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। परिवारवाचक मतलब परिवार से संबंधित होते हैं गोत्र, आप जानते हैं वंश वाई वंश बढ़ते हैं तो गोत्र होते हैं, बस इतना जान लीजिए। गोत्र का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को ही कहते हैं। हाँ भाई, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होगा उसमें गोत्र में आते चले जाता है ना, जो हम लोग ब्लड रिलेशन बोलते हैं, इसी तरह समझना है। गोत्र की अवधारणा जो है सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल में आई है। और ये सवाल पूछता है कि गोत्र का जो आप देख रहे हैं वो शब्द जो है कब आया है, तो उत्तर वैदिक काल के समय मानी जाती है। यह किसी मूल्य पुरुष से प्रारंभ मानी जाती है, या ऋषि से मानी जाती है, या पुरुष मतलब व्यक्ति से मानी जाती है। मूलतः गोत्र कितने होते हैं, तो 7 गोत्र माने गए हैं। 7 गोत्र हैं, तो कौन कौन गोत्र हैं ये जरूरी है, तो कश्यप याद रखना है, कश्यप गोत्र हैं, वशिष्ठ गोत्र हैं, भृगु गोत्र हैं, गौतम गोत्र हैं, और भरद्वाज गोत्र हैं, अत्रि गोत्र हैं, और विश्वामित्र गोत्र माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र, ये 7 गोत्र माने जाते हैं, गोत्र माने जाते हैं। चलिएगा 15वां प्रश्न है, त्रयी नाम है। त्रयी नाम बताइए, त्रयी नाम किसे बोला गया था, जो कि हम पढ़ चुके थे। ऑप्शन नंबर ए, तीनों वेदों का समूह को त्रयी कहा जाता है, जिसे वेद त्रयी भी कहते हैं, है ना, जानते हैं आप, या देव त्रयी भी कहा जाता है, ये भी आप नाम सुने हैं। तो त्रयी नाम तीनों वेदों का, सिर्फ अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद जो है उसे त्रयी कहा जाता है। और चारों वेद अगर हो गया तो उसे क्या कहते हैं बताइए, अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े हैं। आगे चलिए देखिए, त्रयी का जो है अर्थ जो है प्रथम 3 वेदों से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समूह, ये तीनों वेद का समूह को ही हम कहते हैं त्रयी। चूंकि 3 वेद हो गए, इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं किया गया। आप ऊपर पढ़े थे कि अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेद को हम त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वस्तुतः ये सब तो हटाइए, नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये सुनिए, अथर्ववेद को, ठीक है, अथर्वा गिरश वेद भी कहा जाता है। तो आप इसे तोड़ दीजिए, अथर्वा याद रखिएगा, अथर्वा गिरश अलग कर दीजिए, गिरश वेद अलग कर दीजिए। अथर्वा गिरश वेद जो है कहा जाता है किसे, अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेद के समूह को क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं। क्लियर, इसमें अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए ये यव शब्द प्रयोग किया गया है, जौ उत्पादन के लिए। चलिए अब जानते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है, मतलब यव कहिए, जौ को यव कहिए या जौ कहिए, तो एक ही शब्द का जो है एक ही फसल का जो है प्रयोग किया गया है, अनाज का बात कही गई है ऋग्वेद में। खाद को याद रखिएगा, शाकम कहते हैं अथवा करिश कहते हैं। शाकम कहिए या करिश, किसे कहा जाता है, खाद को कहा जाता है। जबकि खलिहान को खल कहा जाता है, खलिहान जो होते थे उससे कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है खलिहान को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में, तो खल कहा जाता था। ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में खाद को किस नाम से जानते हैं, तो करिश के नाम से या शाकम के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में एक ही अनाज की बात हो गई है, कौन सी अनाज, यव, जिसे जौ कहते हैं। चलिए देखिएगा 17वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक मुनि किस वर्ग के नागरिक थे, तो वो व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। अब चलिए इनके बारे में खाली जानते हैं और कुछ नहीं जानना है। देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक जो पनी है व्यापारिक नागरिकों के वर्ग से संबंधित थे, और इन्हें जानते हैं पशुओं का चोर भी कहा जाता है पनी जी को, यह ध्यान रखना है। वे प्रायः अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे। पनी अमीर या उद्यमी व्यापारी वर्ग है, मतलब कहने का मतलब पनी जो है अमीर थे, उद्यमी व्यापारी वर्ग के थे, ये जरूर ध्यान रखना। जो व्यापार या सुदखोरी
के माध्यम से धन अर्जित करते थे। शुद्धखोरी मतलब चोरी डकैती, ये तरह से मतलब थोड़ा, ठीक है, शासन सत्ता, एक जबरदस्ती, इस तरह के भी इनसे जोड़ा गया था। महर्षि यास्का ने पनी को जो है व्यवसायी बताए हैं। क्या बताए? व्यवसायी। उस समय व्यवसायी को क्या बोला जाता था पता है? जो यास्का जो है, यास्का, ठीक है, ये जो है पनी जी को क्या बोले थे? वार्थाका बोले थे, जिसे व्यवसाय के रूप में वर्णित किया गया है। वस्तुएं बेचते हैं, अपने फायदे के लिए पनी जी जो है वस्तु बेचते थे। बस यही जान लीजिए और कुछ नहीं। आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न को समझते हैं और क्लियर करते हैं ना। 18वें प्रश्न को समझते हैं। 18वां प्रश्न को देखिए, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो बताएंगे क्या होगा इसका। तो और याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, तो व्रीहि कर दिया है। तो व्रीहि जो है किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है, ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुदक जो है याद रखिएगा मूंग से संबंधित है। यब जो है आप अभी जस्ट पढ़े थे, जौ से संबंधित है। इच्छु जो है किससे संबंधित होगा? गन्ना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्रीहि चावल से, मुदक मूंग से, यब जौ से, इच्छु गन्ना से, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है सत्य शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़िया से कर दिया है, सत्य शास्त्री संहिता, ठीक है, सत्य को अलग कर देना है, सत्य शास्त्री, ठीक है, संहिता। उपनाम जो है महाभारत महाकाव्य का है। तो महाभारत एक महाकाव्य है, आप जानते हैं, ये भूलिएगा मत। पूछा है महाभारत क्या है, तो महाकाव्य है। रामायण क्या है बताइएगा? महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख सांस्कृतिक महाकाव्य है। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। महाभारत भी जो लिखा गया है व्यास के द्वारा लिखा गया है। एक प्रमुख जो है संस्कृति महाकाव्य है, संस्कृति में है, ठीक है। और इसे 2 प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना गया है। दूसरा महाकाव्य जो है रामायण है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, लीजिए मैंने पूछा था, जिसका रचना महर्षि वाल्मीकि के हैं। तो महाभारत का व्यास जी वेद व्यास हैं, महर्षि याद रखिएगा, और एक है महर्षि वाल्मीकि जो रामायण का के हैं। दूसरा महाकाव्य रामायण है, और ये महाभारत जो है आपका एक महाकाव्य भी है, रामायण भी एक महाकाव्य है, आप जानते हैं। चलिएगा 20वां प्रश्न की बात करते हैं। तो तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन है मूलतः किसका? तो ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद का है। तो आपसे सुन लीजिए, तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन जो है मूलतः है उपनिषद का। आप पढ़ लेते हैं, तो सुन लीजिए, तमसो मा ज्योतिर्गम्यम का उल्लेख जो है मूलतः बृहदरनायक उपनिषद में किया गया है। तो फिर से सुन लीजिए, इसे मैंने बहुत बार बोला है, बृह अलग कर दीजिए, दार नायक अलग कर दीजिए। उपनिषद में इसकी चर्चा है, किसकी? तमसोमा ज्योतिर्गम्यम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उपनिषद पूछेगा तो बता दीजिएगा, बृहदार नायक उपनिषद में चर्चा है। इसका अर्थ है मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर जो है ज्ञान या चेतना के अनुभव में प्रकाश में ले चलो। मतलब कहने का मतलब साफ साफ बात है कि भाई मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अंधेरे में हूं, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे ज्ञान की ओर ले चलो, चेतना की ओर ले चलो, अनुभव करवाओ, ज्ञान से अनुभव करवाओ, ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। यही कहने का मतलब है तमसो मा ज्योतिर्गम्यम का, जो कि किस उपनिषद से है? तो बृहदरनायक उपनिषद से है। चलिएगा अंतिम प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, और इसे हम जानते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। तो 21वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, तो बताइए क्या होगा।
तो ध्यान रखना है, इसमें आपको मिलान करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो नगरीकरण है, आप अच्छे से जानते हैं, मतलब शहरीकरण है, नगरीकरण दे शहरीकरण एक ही होता है। उत्तर वैदिक समाज में किसकी चर्चा की गई है, बताइए किससे संबंधित है, तो ये कृषक से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में कृषक से संबंधित होते थे। ऋग वैदिक समाज की अगर बात करें तो उसमें आप ऑप्शन नंबर ए चार गाह के थे, मतलब पशुपालन करते थे। मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी की बात करते हैं मध्यकाल में। तो ये तो सिंपल था, यहाँ पे देख लीजिए, और ये समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नागरीकरण, उत्तर वैदिक समाज आया तो कृषक लगाइएगा, और ऋग वैदिक समाज चारागाह मतलब पशु चारा भी कर सकते हैं, और मध्य काल को जमींदारी की बात करते हैं। तो ये है आपका जो है नीचे थोड़ा सा ये वीडियो बन गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरह का डेली कंटेंट आपको शाम को हमेशा अपलोड किया जाएगा। टाइम बता दिया जा रहा है, शाम को 7 से 8 के बीच आपको हमेशा अपलोडिंग टाइम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये बीपीएससी वालों के लिए है, आपका जो है बिहार दरोगा और एनटीपीसी और इसके लिए जो करवाने जा रहा हूं उसका टाइम मैं जल्द 2 दिन में आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।